एक प्राचीन पोशाक वाली सुंदरता सही संगीत के साथ शानदार। रुको, ये कौन अंकल है? ब्लॉक स्क्रॉल करो। उसने भौहें चढ़ाई। ये किस तरह का एल्गोरिथम है? बकवास की सिफारिश कर रहा है। थम्स डाउन। खूबसूरत कामुक महिलाओं की धारा ने उसका ध्यान तब तक खींचे रखा जब तक उसने किसी परिचित को नहीं देखा। एक सेकंड रुको। उसने आंखें सिकुड़ी। उसे एक स्पष्ट पहचान महसूस हुई। उसके प्रोफाइल पर क्लिक करते हुए उसने उसके वीडियो स्क्रॉल किए, प्रत्येक क्लिप ने परिचितता की भावना को तेज किया। अंततः ये क्लिक कर गया। वह उसकी ऊपर की पड़ोसी थी, एक महिला जो पिछले साल के भीतर ही अंदर आई थी, संभवतः अपने बच्चे के अध्ययन के लिए एक और मां साथ थी। वे लिफ्ट में कुछ बार रास्ते में मिले थे। व्यक्तिगत रूप से वह उसे एक साधारण सुंदरता लगी थी, नाजुक लेकिन उल्लेखनीय नहीं। हालांकि उसके टिकटॉक वीडियो ने उसे एक परिपक्व ग्लैमरस आकृति में बदल दिया। फिल्टर और उत्तेजक कपड़ों से बड़ी हुई उसकी ऑनलाइन छवि उसके वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग महसूस हुई। क्या वे असली हैं? उसने फुसफुसाया, उसकी अपेरेंटमेंट प्रवर्धित वक्रों को देखते हुए। केवल फिल्टर ही उसे पूरी तरह से अलग व्यक्ति जैसा दिखाते हैं। हंसते हुए उसने फॉलो पर क्लिक किया। पड़ोसी के साइड हसल का समर्थन करना काफी हानिरहित लग रहा था। जल्द ही लियू शियाओई ने उसे खाने की मेज पर बुलाया। उसने ज्यादा देर तक स्क्रॉल नहीं किया था क्योंकि वह उसके लौटने के बाद से ही खाना बनाने में व्यस्त थी। रात के खाने के दौरान उन्होंने हल्की फुल्की बातें की। काओ शाओयांग ने माहौल बनाने के लिए लाल शराब की बोतल खोलने का भी सुझाव दिया। आखिर थोड़ी नशे में लियू शियाओई हमेशा अप्रतिरोध रूप से गर्म और जीवंत हो जाती थी। हालांकि आज रात के समझौते का मतलब था कि और कुछ नहीं हो सकता था। वह बस उसके गालों पर नाजुक लाली देखकर ही संतुष्ट होता। लेकिन उसने शराब से मना कर दिया। रात के खाने के बाद उसने मेज साफ करने और डिशवॉशर में बर्तन रखने में मदद की। अपने फोन पर लौटकर उसने स्क्रॉल करना फिर से शुरू कर दिया जबकि लियू शियाओई साफ सफाई खत्म कर रही थी। वह सोफे के पीछे से उसके पास आई और पीठ पर टैप किया। शाओयांग, मुझे अपने कमरे में काम करने जाना है। मेरे इलस्ट्रेशन प्रोजेक्ट की समय सीमा करीब आ रही है और मैंने अभी खत्म नहीं किया है। मुझे रात भर जागना होगा। थोड़ी देर अपना मनोरंजन करो फिर जल्दी सो जाओ। कल तुम्हें स्कूल में सुबह की कक्षाओं के लिए जल्दी उठना होगा। अध्याय 25। पड़ोसी ट्यूटर मां का भावुक नृत्य चित्रण। ये सही है। हालांकि सौतेली मां एक पूर्णकालिक देखभाल करने वाली थी जो उसे सहारा देने के लिए घर पर रहती थी। उसके पास अपनी आय का स्रोत भी था। वह ऑनलाइन फ्रीलांस कमीशन लेती थी, ग्राहकों के लिए मूल कलाकृति बनाती थी। जो एक शौक के रूप में शुरू हुआ था वह काफी लाभदायक साइड में बदल गया था। जब वह अपने काम में व्यस्त हो जाती थी, काओ शाओयांग उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सोफे पर थोड़ी देर तक छोटे वीडियो देखने के बाद उसने लिविंग रूम की बत्तियां बुझा दी और अपने बेडरूम की ओर चला गया। अभी बाथ हाउस से लौटा था और उस दिन पहले ही कई बार नहा चुका था। उसने अपनी सामान्य सोने से पहले की धुलाई छोड़ दी। उसने कपड़े उतारे, बिस्तर पर गया और वेबसाइट पर अपने संदेशों की जांच करने के लिए अपना फोन उठाया। निश्चित रूप से आंटी आन यू वेई ने उसे पहले ही कई संदेश भेज दिए थे। सबसे पहले स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज की तस्वीर थी। उसके बाद भोजन के बगल में पोज देती उसकी एक सेल्फी थी। तस्वीरों के नीचे कुछ संदेश थे। रात की बारिश की हल्की ठंडक। शाओयांग, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे लिए यह प्यारा रात का खाना तैयार करने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत विचारशील हो। रात की बारिश की हल्की ठंडक। आंटी तुम्हें प्यार करती है। छवि संलग्न। रात की बारिश की हल्की ठंडक, लेकिन मेरे जाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? रात की बारिश की हल्की ठंडक, ये दावत मेरे लिए अकेले खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा है। मुझे अगली बार तुम्हारे साथ रहने में खुशी होगी। रात की बारिश की हल्की ठंडक, आपको ये पोशाक कैसी लगी? छवियां संलग्न। जब शाओयांग ने तस्वीरें खोली और जूम किया तो उसकी सांसें समेत रूप से भारी हो गईं। पहली छवि में एक घुमावदार आकृति पर एक नौकरानी की पोशाक दिखाई गई थी। दूसरी छवि में रोमिल बिल्ली के कान के हेडबैंड और एक कुंडलित बिल्ली की पूंछ का सहायक उपकरण दिखाया गया था। आमतौर पर शाओयांग इतना घबराया हुआ नहीं होता, लेकिन आंटी आन उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। नौकरानी की पोशाक की उत्तेजना चंचल सहायक उपकरणों से कहीं ज्यादा थी। तथाकथित नौकरानी की पोशाक मुश्किल से योग्य थी। यह इतनी कम थी कि कामुक कपड़ों की श्रेणी में आती थी। शाओयांग ने सोचा कि ऐसा डिजाइन कैसे पास हुआ। पोशाक को रणनीतिक रूप से रखे गए कपड़े के मात्र टुकड़ों तक कम कर दिया गया था, जिसमें रोमिल ट्रिम ही एकमात्र चीज थी जो इसे एक साथ जोड़े हुए थी। रात की बारिश की हल्की ठंडक, क्या आपको नौकरानी की पोशाक अच्छी लगती है? आंटी ने अभी इसे ऑर्डर किया है। अगली बार जब तुम रात के खाने के लिए आओगे तो मैं इसे तुम्हारे लिए पहनूंगी। रात की बारिश की हल्की ठंडक, लेकिन एक हल्की सी समस्या है। दुकान में आंटी के लिए पर्याप्त बड़ा आकार नहीं है, इसलिए मुझे सबसे बड़ा लेना पड़ा जो उनके पास था। मुझे यकीन नहीं है कि यह फिट होगा या नहीं। एक और सेल्फी संलग्न थी। यह अधिक उत्तेजक थी, जिसमें उसके हाथों ने रणनीतिक रूप से उसके ऊपरी शरीर को ढका हुआ था। अगर परिस्थितियां अनुमति देती तो शाओयांग तुरंत उसकी ओर उड़ जाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि आंटी आन इतनी चंचल और साहसी होंगी। वह वास्तव में एक प्रमाणित विशेषज्ञ थी। हालांकि उसके निष्पादन में कुछ परिष्करण की आवश्यकता थी। फिर भी यह चंचल अजीबपन उसके आकर्षण का हिस्सा था। आखिर हर कोई ऐसे साहसी कदम नहीं उठा सकता था। रात की बारिश की हल्की ठंडक, मैं बहुत भरी हुई हूं, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सब तुम्हारी गलती है जिसने मुझे पहले थका दिया था। आज रात कोई शरारती चैट नहीं, मुझे ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। अगली बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। रात की बारिश की हल्की ठंडक, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम व्यस्त हो। आंटी अब और जाग नहीं सकती। अग्रिम में शुभ रात्रि मेरे प्रिय। दिल दिल। उसके संदेशों को देखते हुए शाओयांग को पछतावा हुआ। यह बहुत शर्म की बात थी। उसने इस प्रस्थान और सवार होने का मौका गवा दिया था। हालांकि वह जानता था कि आंटी आन शायद सो गई थी। उसने अभी भी शुभ रात्रि इमोजी के साथ जवाब दिया इससे पहले कि उसने उनकी चैट बंद कर दी। फिर उसने एक और बातचीत खोली। खिला हुआ धन, क्या तुम शाओयांग सुरक्षित घर पहुंच गए? जब तुम पहुंचो तो आंटी को बताना। वेई वुड द ग्रेट। आंटी यू के लिए चुंबन। मैं घर पर हूं और अभी खाना खत्म किया है। उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आंटी यूना ने शायद अपना फोन एक तरफ रख दिया था और काम पर वापस चली गई थी। हालांकि दोनों आंटियों को चेक करने की फुर्सत नहीं थी। शाओयांग को निराशा नहीं हुई। उसने फिर से टिकटॉक खोला और छोटे वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल किया उसकी स्क्रीन पर एक लाइव स्ट्रीम दिखाई दी। उसने लगभग इसे स्वाइप कर दिया, लेकिन सहज रूप से वापस आकर एक और नजर डाली। करीब से देखने पर उसका अनुमान सही था। लाइव स्ट्रीमर कोई और नहीं बल्कि वही पड़ोसी ट्यूटर मां थी जिसे उसने उसी शाम पहले फॉलो किया था। उसने लाइव स्ट्रीम में टैप किया। स्क्रीन पर वह संगीत की ताल पर नाच रही थी। एक उच्च ऊर्जा वाला स्वयं कोरियोग्राफ किया गया रूटीन कर रही थी। उसके स्ट्रैपलेस सफेद टॉप ने उसके प्रभावशाली वक्रों को उजागर किया। उसकी प्रमुख क्लीवेज ने एक सॉफ्ट छाप छोड़ी। उसने इसे टाइट फिटिंग डेनिम जींस के साथ जोड़ा, इतनी टाइट कि उन्हें पहनने में संघर्ष करना पड़ा होगा। जींस ने उसके लंबे पतले पैरों और सुडौल कूल्हों को निखारा। उसकी त्वचा से इतनी कसकर चिपकी हुई थी कि कोई ध्यान देने योग्य रेखाएं या निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। ये स्पष्ट था उसने या तो अंदर कुछ भी नहीं पहना था या थॉन जैसी न्यूनतम चीज पहनी हुई थी। वह ऊंची एड़ी के सैंडल में जोर से नाच रही थी, अपनी ऊर्जा और आकर्षण से लाइव दर्शकों को पूरी। अध्याय 25। पड़ोसी ट्यूटर मां का जोशीला नृत्य चित्र। ये सही है। हालांकि सौतेली मां एक पूर्णकालिक देखभाल करता थी जो उसका समर्थन करने के लिए घर पर रहती थी, फिर भी उसकी अपनी आय का स्रोत भी था। वह ग्राहकों के लिए मूल कलाकृतियां बनाकर ऑनलाइन फ्रीलांस कमीशन लेती थी। जो एक शौक के तौर पर शुरू हुआ था वह एक काफी लाभदायक साइड गिग में बदल गया था। जब वह अपने काम में व्यस्त हो जाती तो काओ शाओयांग उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सोफे पर थोड़ी देर शॉर्ट वीडियो देखने के बाद उसने लिविंग रूम की लाइटें बंद कर दी और अपने बेडरूम की ओर चला गया। अभी स्नानागार से लौटा था और उस दिन पहले ही कई बार नहा चुका था। उसने बिस्तर पर जाने से पहले की अपनी सामान्य धुलाई छोड़ दी। उसने कपड़े उतारे, बिस्तर पर चला गया और वीचैट पर अपने संदेशों की जांच करने के लिए अपना फोन उठाया। निश्चित रूप से चाची एन यू वेई ने उसे पहले ही कई संदेश भेज दिए थे। सबसे पहले स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज की तस्वीर थी। उसके बाद भोजन के बगल में पोज देती हुई उसकी एक सेल्फी थी। तस्वीरों के नीचे कुछ संदेश थे। नाइट रेन जेंटल चिल, धन्यवाद शाओयांग, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे लिए यह प्यारा डिनर तैयार करने के लिए। तुम बहुत विचारशील हो। नाइट रेन जेंटल चिल, चाची तुम्हें प्यार करती हैं। छवि संलग्न। नाइट रेन जेंटल चिल, लेकिन तुम जाने से पहले मुझे क्यों नहीं जगाया? नाइट रेन जेंटल चिल, की दावत मेरे अकेले खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगी कि अगली बार तुम मेरे साथ रहो। नाइट रेन जेंटल चिल, इस पोशाक के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? छवियां संलग्न। जब शाओयांग ने तस्वीरें खोली और जूम किया तो उसकी सांसें समेटना तेज हो गईं। पहली छवि में एक घुमावदार आकृति पर एक नौकरानी की पोशाक थी। दूसरी छवि में प्यारे बिल्ली के कान वाले हेडबैंड और एक कुंडलित बिल्ली की पूंछ का एक्सेसरी था। आमतौर पर शाओयांग इतना परेशान नहीं होता, लेकिन चाची एन उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। नौकरानी की पोशाक की उत्तेजना चंचल एक्सेसरी से कहीं ज्यादा थी। तथाकथित नौकरानी की पोशाक मुश्किल से ही योग्य थी। यह इतनी छोटी थी कि कामुक कपड़ों की श्रेणी में आती थी। शाओयांग को आश्चर्य हुआ कि ऐसा डिजाइन मॉडरेशन में कैसे पास हो गया। पोशाक केवल रणनीतिक रूप से रखे गए कपड़े के टुकड़ों तक सीमित थी, जिसमें प्यारे ट्रिम ही एकमात्र ऐसी चीज लग रही थी जो इसे एक साथ रखे हुए थी। नाइट रेन जेंटल चिल, क्या तुम्हें नौकरानी की पोशाक अच्छी लगती है?
चाची ने अभी इसे ऑर्डर किया है, अगली बार जब तुम डिनर के लिए आओगे मैं इसे तुम्हारे लिए पहनूंगी। नाइट रेंज जेंटल चिल, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, दुकान में चाची के लिए पर्याप्त बड़े साइज नहीं है, इसलिए मुझे सबसे बड़ा वाला लेना पड़ा जो उनके पास था। मुझे यकीन नहीं है कि यह फिट होगा या नहीं। एक और सेल्फी संलग्न थी, ये और भी उत्तेजक थी, जिसमें उसके हाथ रणनीतिक रूप से उसके ऊपरी शरीर को ढके हुए थे। यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो शाओयान तुरंत उसकी तरफ उड़ जाता। उसने चाची एन को इतना चंचल और साहसी होने की उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में एक प्रमाणित विशेषज्ञ थी, हालांकि उसके निष्पादन में कुछ सुधार की आवश्यकता थी। फिर भी यह चंचल अजीबोगरीब उसका आकर्षण का हिस्सा था। हर कोई ऐसी साहसिक चालों में महारत हासिल नहीं कर सकता था। नाइट रेंज जेंटल चिल में बहुत भरा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पहले थका दिया। आज रात कोई शरारती बातें नहीं, मुझे ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। अगली बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। नाइट रेन जेंटल चिल, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम व्यस्त हो। चाची अब और जाग नहीं सकती। पहले ही शुभ रात्रि मेरे प्यारे। दिल दिल। उसके संदेशों को देखकर शाओयान को पछतावा हुआ। ये बहुत अफसोस की बात थी, वह इस प्रस्थान और बोर्ड पर चढ़ने का मौका चूक गया था। हालांकि वह जानता था कि चाची शायद सो गई होंगी, फिर भी उसने अपनी चेक बंद करने से पहले एक शुभ रात्रि इमोजी के साथ जवाब दिया। फिर उसने एक और बातचीत खोली। ब्लूमिंग वेल्थ, क्या तुम सुरक्षित घर पहुंच गए शाओयान? जब तुम घर पहुंचो तो चाची को बताना। वे वुड द ग्रेट, चाची यू के लिए चुंबन। मैं घर पर हूं और अभी खाना खत्म किया है। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। चाची यूना ने शायद अपना फोन एक तरफ रख दिया था और काम पर वापस चली गई थी। हालांकि दोनों चाची चेक करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, शाओयान को निराशा नहीं हुई। उसने फिर से टिकटॉक खोला और शॉर्ट वीडियो देखने लगा। जैसे ही वह स्क्रॉल कर रहा था, उसकी स्क्रीन पर एक लाइव स्ट्रीम दिखाई दी। वह लगभग उसे स्वाइप करके निकल जाता, लेकिन अनायास ही वापस जाकर फिर से देखने लगा। करीब से देखने पर उसका अनुमान सही था। लाइव स्ट्रीमर कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ट्यूटर मा थी, जिसे उसने उसी शाम पहले फॉलो किया था। उसने लाइव स्ट्रीम में टैप किया। स्क्रीन पर वह संगीत की ताल पर नृत्य कर रही थी, एक उच्च ऊर्जा वाली कोरियोग्राफ की गई दिनचर्या का प्रदर्शन कर रही थी। उसकी स्ट्रैपलेस सफेद टॉप ने उसके प्रभावशाली कर्व्स को उजागर किया, जिसमें उसकी प्रमुख दरार एक स्ट्राइकिंग छाप छोड़ रही थी। उसने इसे तन फिटिंग वाली डेनिम जींस के साथ जोड़ा। इतनी तन कि उन्हें पहनना एक संघर्ष रहा होगा। जींस ने उसके लंबे पतले पैरों और सुडौल कूल्हों को बढ़ाया। उसकी त्वचा से इतनी कसकर चिपकी हुई थी कि कोई ध्यान देने योग्य रेखाएं या निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। ये स्पष्ट था वह या तो कुछ भी नहीं पहने हुई थी या एक थॉर्न जितनी कम से कम कुछ पहने हुए थी। वह ऊंची एड़ी वाले सैंडल में जोशीले ढंग से नृत्य कर रही थी, अपनी ऊर्जा और आकर्षण से लाइव दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रही थी। अध्याय 26 शिनचुन जियो रोती है। लाइव स्ट्रीम में सिर्फ 200 से ज्यादा दर्शकों का मामूली दर्शक वर्ग था, शायद इसलिए कि यह अभी शुरू हुई थी। आमतौर पर नृत्य लाइव स्ट्रीम बड़ी भीड़ को आकर्षित करती है, खासकर यदि मेजबान आकर्षक हो, उसकी आकृति अच्छी हो और आकर्षक चालें चलती हो। ऐसी धाराएं उत्सुक दर्शकों के लिए चुंबक होती हैं, इसलिए केवल 200 दर्शक होना देने लग रहा था। हालांकि यह कुछ दर्जन दर्शकों वाली धाराओं से बेहतर था। ये संख्या नृत्य श्रेणी के लिए प्रभावी थी। काओ शाओयान मेजबान को वास्तविक जीवन में जानता था। उसका रूप एक मामूली बगल वाली लड़की के प्रकार का था, लेकिन लाइव स्ट्रीम के सौंदर्य फिल्टर के साथ उसकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति काफी बढ़ गई थी और उसकी सुडौल आकृति निस्संदेह आकर्षक थी। उसका स्ट्रीमिंग उपनाम मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क निश्चित रूप से उसकी संपत्तियों में उसके आत्मविश्वास का संकेत देता था। एक ऊर्जावान नृत्य दिनचर्या समाप्त करने के बाद मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क कैमरे की ओर झुक गई। उसका हाथ शर्माते हुए उसकी छाती को ढक रहा था। हल्के से हाँफते हुए उसने दर्शकों का अभिवादन किया। सभी का स्वागत है, यह मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो कृपया मुझे फॉलो करें, कुछ दिल भेजें, या यदि आपको लगता है कि मेरा नृत्य अच्छा था तो एक छोटा सा उपहार भेजकर अपना प्यार दिखाएं। उसने चंचल ढंग से जोड़ा। छोटे दिल और लोकप्रियता वोट सच्चे प्यार हैं। एक गर्म हवा का गुब्बारा आपको एक नृत्य का अनुरोध करने देता है, एक रॉकेट आपको मेरा वी चेक कमाता है और एक निजी जैक का मतलब है कि मैं लॉग ऑफ करूंगी और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। उपहारों के लिए उसके चीकी अनुरोध ने तुरंत चेक में जान डाल दी। हालांकि दर्शक कम थे, आभासी उपहारों का प्रवाह तेजी से शुरू हो गया। प्रशंसकों की उत्पादकता प्रभावशाली थी। काओ शाओयान ने चेक पर नजर डाली, जो स्ट्रीमर की सुंदरता और उसके नृत्य कौशल की प्रशंसा करने वाली टिप्पणियों से भरी हुई थी। एक सिक्के से लेकर 10 सिक्कों तक के उपहार लगातार आ रहे थे। हालांकि उत्साह केवल तब तक रहा जब तक मेजबान कैमरे के पास रहा टिप्पणियों को पढ़ रहा था। जब उसने दर्शकों से चेक करने के लिए ब्रेक लिया तो उपहारों का प्रवाह धीमा हो गया। शुरुआत में काओ शाओयान केवल जिज्ञासावश ही आना चाहता था। आखिरकार उसे वह एक मामूली आकर्षक पड़ोसी के रूप में याद थी। लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, उसकी आकृति ने उसका ध्यान खींचा और चाची एनयूवे की उत्तेजक तस्वीरों से पहले से बढ़ते हुए मूड को फिर से जगा दिया। उसका आकर्षण पड़ोसी ट्यूटर मां होने के बोनस के साथ मिलकर उसकी रुचि को बढ़ा दिया। अपने पुनर्जन्म के बाद से काओ शाओयान ने अपने सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता नाम वे वुड द ग्रेट में बदल दिए थे। उसने उपहार मेनू पर क्लिक किया। अचानक स्ट्रीम एक विशेष प्रभाव के साथ फट गई। एक रॉकेट लॉन्च एनिमेशन ने स्क्रीन को भर दिया। आभासी रॉकेट ऊपर की ओर चढ़ा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे पूरे लाइव स्ट्रीम रूम में रोशनी फैल गई। कुछ देर की स्तब्ध चुप्पी के बाद चैट में हंगामा मच गया। होस्ट को अभी एक रॉकेट उपहार मिला, तुम उड़ने वाले हो, जैसे संदेश स्क्रीन पर भर गए। साथ ही ईर्ष्यालु दर्शकों की कभी-कभी खट्टी टिप्पणी भी। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। शिनचुन जियो को अपनी स्ट्रीमिंग के पहले ही दिन ऐसी भव्य हाव भाव की उम्मीद नहीं थी। उपहारों के लिए अनुरोध वे वाक्यांश थे जो उसने अन्य स्ट्रीमर्स को देखकर उठाए थे, और जबकि उसने एक बड़े खर्च करने वाले से रॉकेट भेजने की उम्मीद की थी, उसने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा इतनी जल्दी होगा। जब वह अभी भी उत्साह से कांप रही थी, स्ट्रीम के दर्शक गणना तेजी से चढ़ गई, क्योंकि अधिक उपयोगकर्ता रॉकेट प्रभाव से ट्रिगर किए गए बोनस उपहारों का पीछा करने के लिए शामिल हो गए। पक्ष प्रायोजन के लिए भीख मांगने वाले टिप्पणियों के उग्र प्रभाव को अनदेखा करते हुए काओ शाओयान के रॉकेट ने चैट में अपना उपयोगकर्ता नाम प्रमुखता से दिखाया। उसने एक संदेश टाइप किया, वे वुड द ग्रेट, एक रॉकेट आपका वीचैट दिलाता है और एक निजी जेट आपको ऑफलाइन मुलाकात के लिए ले जाता है। क्या ये प्रस्ताव वास्तविक है? अपने परोपकारी का संदेश देखकर शिनचुन जियो तेजी से अपने सदमे से बाहर निकल आई। वह अपने बड़े खर्च करने वाले को अनदेखा नहीं कर सकती थी, यह उसकी रोटी और मक्खन था। उसने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद वे वुड द ग्रेट रॉकेट उपहार के लिए। मैं आपको अभी अपना वीचैट डीएम करूंगी, कृपया मुझे जोड़ें। जहां तक निजी जेट की बात है, हालांकि यह मेरी पहली स्ट्रीम है और मैंने ऑनलाइन अन्य स्ट्रीमर से उधार ली थी, मैं हमेशा अपना वचन रखती हूं। एक निजी जेट और स्ट्रीमर तुरंत लॉग ऑफ करता है। डायरेक्ट मैसेज फीचर का उपयोग करते हुए स्ट्रीमर मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क ने अपने शीर्ष समर्थक को अपनी वीचैट आईडी भेजी। अपनी तरफ से काओ शाओयान को संदेश मिला। उसने टिकटॉक को बैकग्राउंड में स्विच किया, वीचैट खोला और एक मित्र अनुरोध भेजा। अनुरोध लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया गया। स्ट्रीमर ने पहले संदेश भेजा, क्या ये वे वुड द ग्रेट है? सच तो यह है कि जब उसने अनुरोध को मंजूरी दी तो शिनचुन जियो ने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि यह उसका शीर्ष समर्थक था। उसका उपयोगकर्ता नाम बिल्कुल मेल खाता था। काओ शाओयान ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, हाँ। उसने एक और संदेश के साथ जारी रखा, स्ट्रीम देखें। जब उसने पहले पूछा था कि क्या एक निजी जेट वास्तव में उसे ऑफलाइन ले जाएगा, तो शिनचुन जियो ने उत्साह और आशंका का मिश्रण महसूस किया था। क्या शीर्ष समर्थक सिर्फ मजाक कर रहा था या वह गंभीर था? आज्ञाकारी ढंग से उसने अपनी लाइव स्ट्रीम पर वापस देखा और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गई। एक और असाधारण उपहार प्रभाव निजी जेट एनिमेशन ने स्क्रीन को भर दिया, जो विशाल दान का संकेत दे रहा था। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, जिसे वास्तविक जीवन में शिनचुन जियो के नाम से जाना जाता है, अभिभूत हो गई। अपनी छाती को कसकर पकड़े हुए उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह शुद्ध आश्चर्य और खुशी में टूट गई थी, अपने परोपकारी की उदारता से भावुक होकर। अध्याय 27 पड़ोसी ट्यूटर मां जो अपनी गहराई छिपाती है। खुशी इतनी अचानक आ गई जिससे शिनचुन जियो हैरान रह गई। हालांकि उसके बड़े भाई द्वारा वीचैट पर पहले भेजे गए संदेश को उसके वर्तमान कार्यों के साथ मिलाकर शिनचुन जियो हालांकि उत्साहित थी, फिर भी उसने जल्दी से उसके इरादों को समझ लिया। उसने अपने तेज विचारों को शांत किया, हालांकि उसके होठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कान को दबा नहीं पाई। दोस्तों माफ करना, बड़े भाई ने मुझे स्ट्रीम में एक निजी जेट उपहार में दिया है, इसलिए मुझे अपना वचन रखना होगा। इसका मतलब है कि आज की स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। उसने अपनी आवाज हल्की और हंसमुख रखते हुए कहा। दोस्तों अगली स्ट्रीम में मिलते हैं। सभी नए लोग जो होस्ट को पसंद करते हैं फॉलो करना ना भूलें। बस इतना ही, स्ट्रीम समाप्त हो रही है, अलविदा। वाह, वह स्ट्रीम खत्म करने के बारे में गंभीर है, इतना सारा ट्रैफिक छोड़ रही है, क्या वह पागल है? किसी ने टिप्पणी की, शायद पागल तुम हो। दूसरे ने पलटवार किया, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है ट्रैफिक या बड़ा भाई? ट्रैफिक खो दो तो बड़ा भाई उसे वापस ला सकता है, बड़ा भाई खो दो तो खेल खत्म। इतना निराशाजनक। एक और अच्छी गोभी अमीर ने ले ली। होस्ट उससे मिलने के लिए स्ट्रीम खत्म कर रही है। कौन जानता है कि आज रात उसे कितने पोस्ट बनाने होंगे। हाँ, अमीरों के तरीके छोड़ो, खट्टी द्राक्ष बंद करो। अगर बड़ा भाई अभी भी यहाँ होता तो क्या तुम ऐसी बात करने की हिम्मत करते? कचरा, क्या हम लड़ने वाले हैं? मैं उत्साहित हूँ, चलो चलते हैं, मैं नाटक के लिए तैयार हूँ। लेकिन उभरता हुआ तर्क फिजल आउट हो गया। इस बीच शिनचुन जियो जो ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने के लिए स्ट्रीम खत्म करने में देरी कर रही थी, उसने चैट में बढ़ते तनाव को देखा। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो पाती, उसने निर्णायक रूप से एंड स्ट्रीम बटन दबा दिया, जिससे सभी को काट दिया गया।
स्क्रीन पर बस एक संदेश दिखाई दिया, लाइव स्ट्रीम समाप्त हो गई है। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, बड़े भाई मैंने आपकी इच्छानुसार स्ट्रीम समाप्त कर दी है। उद्धरण, वे वुड द ग्रेट, क्या यह आपका व्यक्तिगत विचेट है? मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, खैर मैं इस खाते का नियमित रूप से उपयोग करती हूँ। वे वुड द ग्रेट, तो यह व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने कहा था कि स्ट्रीम के बाद आप मुझे उठा सकते हैं। अब जब ये खत्म हो गया है तो मैं आपको कैसे उठाऊं? फोन की दूसरी तरफ शिनचुन जियो अपनी गेमिंग कुर्सी में सिकुड़ कर बैठी थी, अपना फोन पकड़े हुए। उसके नाजुक पैर घबराहट से मुड़े हुए थे जब उसने संदेश पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बड़े भाई का इससे क्या मतलब था? क्या वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था? वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी। स्ट्रीम के दौरान उसने जो छेड़छाड़ वाले शब्द कहे थे वे बस शब्द थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे इतनी गंभीरता से लेगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह एक मुलाकात का संकेत दे रहा था। उसे क्या करना चाहिए? रुको, वह पहले उसका स्थान पूछ सकती थी। यदि वे एक ही शहर में नहीं थे तो यह एकदम सही होगा। यदि दुर्भाग्य से वह उसी शहर में था तो वह झूठ बोल सकती थी और कह सकती थी कि वे नहीं थे जिससे मुलाकात से बचा जा सके। इस योजना के साथ शिनचुन जियो ने जल्दी से जवाब टाइप किया। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, बड़े भाई आपके शहर में हैं। वे वुड द ग्रेट, तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम ये कहने की योजना बना रही हो कि हम एक ही शहर में नहीं है, चाहे मैं कहीं भी रहूं ताकि तुम मुझसे मिलने से बच सको? शिनचुन जियो का चेहरा शर्मिंदगी से जम गया। हालांकि उसकी छोटी सी योजना उजागर हो गई थी, उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, बड़े भाई तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं। बेचारी मैटिल्डा, वे वुड द ग्रेट कौन जानता है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते तो क्या तुम्हें मुझे किसी और तरीके से मुआवजा नहीं देना चाहिए? उद्धरण, दूसरी तरफ शिनचुन जियो ने धीरे से हंसा। जैसा कि उम्मीद थी वह कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। हालांकि वह उसके इरादों से पूरी तरह वाकिफ थी, वह जानती थी कि उसे कैसे संभालना है। बड़े भाई के साथ थोड़ी सी चापलूसी जरूरी थी। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, खैर बड़े भाई तुम मुझे कैसे मुआवजा देना चाहोगे? क्या मैं तुम्हें कुछ सेल्फी भेज दूं? उद्धरण, काओ शाओयांग ने मनोरंजन में भौहें उठाई। बुरा नहीं, वह जल्दी समझ जाती है। वे वुड द ग्रेट, सेल्फी जरूर, कुछ भेज दो और मैं देखूंगा कि वे संतोषजनक हैं या नहीं। यदि वे मुझे पसंद आती हैं तो एक उदार इनाम मिलेगा। शिनचुन जियो ने शुरू में कुछ आकस्मिक सेल्फी भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने अपने संदेश में उदार इनाम वाक्यांश देखा तो उसने पुनर्विचार किया। अपनी गैलरी से सावधानीपूर्वक चयन करने के बाद उसने कुछ ऐसी तस्वीरें चुनी जो उसे ठीक लगी। उसकी आकर्षक आकृति को उजागर करने के लिए पर्याप्त रूप से उजागर, लेकिन उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर उसने उन्हें अपने बड़े भाई को भेज दिया। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, छवि छवि छवि। उसने कुल 5 या 6 तस्वीरें भेजी, फिर चुपचाप उसके जवाब का इंतजार किया। काओ शाओयांग ने एक एक करके छवियां खोली और उनका ध्यान से परीक्षण किया। ये पड़ोसी ट्यूटर माँ वास्तव में आश्चर्य से भरी है। उसकी आकृति उत्कृष्ट है, हालांकि उसे संतुष्ट करने के लिए बस ये तस्वीरें भेजना ये थोड़ा भोलापन लग रहा था। वे वुड द ग्रेट, बस इतना ही, कोई चेहरा नहीं दिखा। इस तरह की सेल्फी काफी नीरस होती है। मैं रात में एक साधारण खोज के साथ ऐसी ही बेहतर कपड़े पहने या कम कपड़े पहने, यहाँ तक कि और भी उत्तेजक पोज मिल सकता हूँ। यह मुझे कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह मुस्कुराया और फिर से टाइप किया। वे वुड द ग्रेट, ध्यान से सोचो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। यदि तुम मुझे कुछ कर सकती हो तो मैं तुम्हें 1000 युआन का लाल लिफाफा भेजूंगा। अध्याय 28, पड़ोसी ट्यूटर माँ जो प्रायोजित होना चाहती है। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, बड़े भाई यह मेरे फोन में पहले से ही सबसे अच्छा है। मैं आपको अपने चेहरे के साथ एक सेल्फी भेज सकती हूँ, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीम में ब्यूटी फिल्टर का उपयोग होता है। वास्तविक जीवन में मैं स्ट्रीम पर जितनी सुंदर दिखती हूँ उतनी नहीं हूँ। वे वुड द ग्रेट, मुझे पता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। यदि तुम मुझे एक ऐसी सेल्फी नहीं भेजती जो मुझे संतुष्ट करे तो 1000 युआन का लाल लिफाफा चला जाएगा। और यदि तुम्हारे पास तस्वीरें नहीं है तो तुम हमेशा नहीं ले सकती हो। उद्धरण, ओह, शिनचुन जियो ने निराशा में ग्रोन किया। वह आसान 1000 युआन खोने का विचार सहन नहीं कर सकती थी, फिर भी उसके पास ऐसी कोई तस्वीरें नहीं थी जो उसे संतुष्ट कर सके। क्या इसका मतलब था कि उसे नई तस्वीरें लेनी थी? लेकिन उसे बड़े भाई की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कितनी दूर जाना होगा? ये सिर्फ एक 1000 युआन का भुगतान नहीं था, ये भविष्य में बहुत कुछ होने की संभावना के बारे में था। उसकी आंखों ने उसके पहनावे को स्कैन किया। ऐसे कपड़े पहने हुए उसे पता था कि तस्वीरें उसे कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर उसने कुछ समायोजन किए? निर्धारित होकर शिनचुन जियो ने दांत पीसे और सब कुछ करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी जीन्स उतारने के लिए संघर्ष किया। फिर एक बोल्ड चाल के साथ उसने एक कैची पकड़ी और जीन्स के पिछले हिस्से में अपनी कूल्हों पर एक खिड़की काट दी। इसके बाद उसने एक लेसेदार पारदर्शी थॉन चुना और उसे पहन लिया। सावधानी से अपनी नई संशोधित स्किनी जीन्स में वापस फिसलने के बाद उसने अपनी स्ट्रैपलेस सफेद टॉप एक तरफ फेंक दी। एक हाथ से खुद को आंशिक रूप से ढांकते हुए और दूसरे हाथ में पूरी लंबाई का एक सेल्फी स्टिक पकड़े हुए भागने बिस्तर पर चढ़ गई। विभिन्न उत्तेजक पोज में फोटो लेते हुए उसके फोन कैमरे के क्लिक करने की आवाज कमरे में भर गई। जब वह खत्म हो गई तो शिनचुन जियो खुद को तस्वीरें देखने के लिए भी मजबूर नहीं कर पाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना सोचे समझे उन सभी को जल्दी से भेज दिया। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, बड़े भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। अगर तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकती हूँ। उद्धरण, कुछ क्षण बाद काओ शाओयांग का फोन लगातार बजने लगा। उसने संदेश खोले और दंग रह गया। वाह, उसने वास्तव में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सोचा जैसे ही उसने पहली तस्वीर पर क्लिक किया, छवि में उसकी जीन्स खुली हुई थी, एक तरफ उसके कूल्हों से चिपकी हुई थी और दूसरी फिसल रही थी, जिससे लेसेदार किनारों से घिरी चिकनी पीली त्वचा दिखाई दे रही थी। जीन्स अब एक कलात्मक युद्ध क्षतिग्रस्त शैली के साथ इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे लग सकता था कि ये किसी पेशेवर स्टूडियो में ली गई उच्च स्तरीय बुढ़वा तस्वीरें थीं। जैसे ही उसने एक के बाद एक तस्वीरें स्क्रॉल की, काओ शाओयांग आखिरकार संतुष्ट महसूस करने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे 2000 युआन का हस्तांतरण भेजा। वे वुड द ग्रेट, उत्कृष्ट, मैं बहुत खुश हूँ। यह है तुम्हारा वादा किया गया लाल लिफाफा, साथ ही तुम्हारे इनाम के रूप में एक बोनस। शिनचुन जियो ने खुशी से भुगतान स्वीकार कर लिया और बहुत खुश महसूस कर रही थी। बस कुछ सेल्फी ने उसे इतनी अच्छी रकम दिलाई थी, उसके प्रयास सफल रहे थे। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, आहा, बड़े भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दिल। काओ शाओयांग ने एक मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ जवाब दिया। वे वुड द ग्रेट, तैनिया, इतनी छोटी रकम और तुम पहले से ही संतुष्ट हो। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, मैं और क्या चाह सकती हूँ? उद्धरण, काओ शाओयांग की आंखें शरारती ढंग से चमक उठीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे वुड द ग्रेट, तुम्हारा नृत्य वास्तव में लोगों पर प्रभाव डालता है। यहाँ एक विचार है, एक निजी वीडियो चैट के बारे में क्या? तुम अपना नृत्य लाइव स्ट्रीम कर सकती हो, लेकिन केवल मेरे लिए। इसे एक निजी सत्र मानो। 10,000 युआन कैसा रहेगा? शिनचुन जियो को लगा कि आज उसका भाग्यशाली दिन है। सबसे पहले उसके लाइव स्ट्रीम के दौरान बड़े भाई से उदार टिपिंग, फिर बस कुछ सेल्फी के लिए 2000 युआन, और अब वह 10,000 युआन के लिए एक निजी नृत्य सत्र चाहता था। उसे लगा कि वह खुशी से बेहोश होने वाली है। हालांकि उसके पति के पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास थी। उसके पति के साथ उसका रिश्ता पहले ही टूट चुका था। अगर उनका बच्चा नहीं होता तो वे बहुत पहले ही तलाक ले चुके होते। अब उसके पति ने अपनी मालकिन के साथ एक नया जीवन बनाया था, उसे पीछे छोड़ दिया था। अपने बच्चे की शिक्षा प्रदान करने के बहाने उसने उसे स्कूल के पास एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर दिया था, जिससे उसे अनिवार्य रूप से पारिवारिक घर से निर्वासित कर दिया गया था। हर महीने उसे केवल रहने का खर्च समय पर हस्तांतरित किया जाता था। शिनचुन जियो के लिए स्पष्ट था कि जिस दिन उसका बच्चा कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूरी करेगा वह उसकी शादी का आधिकारिक अंत भी होगा, जब वह और उसका पति अपने तलाक को अंतिम रूप देंगे। उनके पूर्व विवाह समझौते के कारण तलाक के बाद उनकी अधिकांश संपत्ति उसकी नहीं होगी। हालांकि उसके पति ने उसे 2 साल तक अपने बच्चे को ट्यूशन देने के बाद पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा देने का वादा किया था, वह उस स्पष्ट वादे पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे आगे की योजना बनानी थी और अपने लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोजना था जो 2 साल बाद के भविष्य की तैयारी कर रहा था। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने लाइव स्ट्रीमिंग को अपनी बैकअप योजना के रूप में चुना। आज अपनी पहली स्ट्रीम शुरू करने का संकल्प जुटाने के बाद उसे ऐसे उदार बड़े भाई का सामना करना पड़ा। ये शिनचुन जियो के दिल को खुशी से कैसे नहीं भर सकता था। वह इससे सहमत हो गई थी। क्या ये सिर्फ उसी तरह की बात नहीं थी?
उस घर में रहने के बजाय मुफ्त में अथक काम करना और एक नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाना, क्यों न इसका उपयोग अपने लिए बेहतर जीवन सुरक्षित करने के लिए किया जाए। बड़े भाई के लिए निजी स्ट्रीम की पेशकश करना तो दूर, अब जब उसने उसकी वित्तीय ताकत की सिर्फ एक झलक देखी थी तो शिन चुनजियो ने खुद से सोचा, अगर बड़े भाई ने सीधे उसे प्रायोजित करने का प्रस्ताव दिया तो वह एक सेकंड के लिए भी झिझकेगी नहीं। अध्याय 29 प्रशिक्षण नामक एक नई भावना। वेई वुड द ग्रेट 10,000 येन हस्तांतरित। वेई वुड द ग्रेट, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? हस्तांतरण भेजने के कुछ ही सेकंड के भीतर स्थिति प्राप्त में बदल गई। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क, जरूर मैं इसे स्वीकार करूंगी। बड़े भाई मुझे एक पल दीजिए, मैं कपड़े बदलूंगी और आपके लिए एक निजी लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगी। ये देखकर कि वह कपड़े बदलने का इरादा रखती थी, काओ शाओयान ने जल्दी से जवाब टाइप किया। वेई वुड द ग्रेट, बदलने की जरूरत नहीं है, बस वही पहनिए जो आपने अपनी सेल्फी में पहले पहनी थी, यह एकदम सही है। शिन चुनजियो ने जवाब में एक शर्मिला इमोजी भेजा। खैर ठीक है। कुछ सेकंड बाद एक नई वीडियो कॉल अनुरोध पॉपअप हुआ। काओ शाओयान ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने फोन के कैमरे पर सावधानी से टेप का एक टुकड़ा चिपकाया, अपने ईयरफोन लगाए और कनेक्ट करने से पहले उन्हें लगा लिया। वीडियो उसी कमरे के सेटअप में खुल गया जो उसकी लाइव स्ट्रीम से पहले था, जिसमें कोण लगभग अपरिवर्तित था। स्क्रीन पर एक छोटी और नाजुक युवा महिला थी जो फिल्टर के साथ लाइव स्ट्रीम जितनी ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी। वह कैमरे के करीब झुक गई, सावधानी से उसकी जांच की और फिर बोली, क्या वीडियो कनेक्टेड है? बड़े भाई मुझे आपकी तरफ का स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? काओ शाओयान ने अपनी आवाज धीमी की और जवाब दिया, मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया है, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकती। ओह ठीक है, शिन चुनजियो ने कहा थोड़ी निराश होकर। उसे उम्मीद थी कि वह उदार बड़े भाई की एक झलक पा सकेगी जिसने उसे इतना समर्थन दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उसे वह मौका नहीं दिया। फिर भी वह उसकी आवाज सुनकर खुश हुए बिना नहीं रह सकी। ये जानबूझकर कम किए जाने के बावजूद युवा लग रही थी। ये जानकर कि उसका बड़ा भाई उससे बहुत बड़ा नहीं था, उसे और भी खुशी हुई। बड़े भाई आप किस तरह का नृत्य देखना चाहते हैं? उसने मीठी आवाज में पूछा। हालांकि काओ शाओयान के कमरे में दरवाजा बंद होने पर अच्छी ध्वनि इंसुलेशन थी, फिर भी उसने सावधानी के तौर पर अपनी आवाज धीमी की, चिंतित था कि उसकी सौतेली मां सुन सकती है। हम जिस तरह से तुम पूछती हो, क्या तुम अन्य शैलियों में भी नृत्य करना जानती हो? जरूर बड़े भाई, वास्तविक जीवन में मैं एक नृत्य शिक्षक हूं, मैं कई प्रकार के नृत्य जानती हूं, बस मुझे बताएं कि आप किस तरह का नृत्य देखना चाहेंगे। काओ शाओयान ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। वे सभी औपचारिक नृत्य बहुत औपचारिक हैं, तुम आज की लाइव स्ट्रीम वाली शैली पर क्यों नहीं टिकती? मैं कुछ और अपरंपरागत देखना चाहूंगा। शिन चुनजियो ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। बड़े भाई आप कितना अपरंपरागत चाहते हैं? जितना संभव हो उतना अपरंपरागत, काओ शाओयान ने चालाकी से जवाब दिया। शिन चुनजियो ने स्क्रीन पर एक मॉब डस्टर चेहरा बनाया। बड़े भाई तुम मुझसे स्ट्रिप्टीज करने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? नहीं, शरारती चीजें वर्जित हैं। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने नो एंट्री के हाव-भाव में पार किया, जिससे एक नाटकीय संपीड़न हुआ जिसने लगभग उसके कर्ज को बाहर निकाल दिया। काओ शाओयान शरारती ढंग से हंसा। खैर यह कहना असंभव नहीं है, लेकिन इसे बात के लिए बचाते हैं। साथ ही उसने जोड़ा, मुझे बड़े भाई कहना बंद करो, यह अजीब लगता है, इसे कुछ और में बदलो। तो मैं तुम्हें क्या कहूं? क्या तुम्हारी कोई प्राथमिकता है? वेई वू द ग्रेट, वेई वू ब्रो, सम्राट ब्रो, बिग थाई ब्रो, बॉस, मास्टर, या वह रुक गई एक चंचल विराम देते हुए इससे पहले कि एक चीखी मुस्कान के साथ जोड़ा, डैडी। पहले के सुझाव कुछ हद तक सभ्य थे, लेकिन बाद वाले उत्तरोत्तर अधिक बेशर्म होते गए और अंत में उसने उसे डैडी कहा। काओ शाओयान ने एक तेज सांस ली। अगर वह एक दशक या उससे अधिक उम्र का होता तो शायद वह उस चंचल डैडी का सामना नहीं कर पाता। खांसी। उसने अपना गला साफ करते हुए संयम बरता और कहा, पहले के सुझावों में रचनात्मकता की कमी है और अंतिम वाला बहुत ज्यादा है। हमें चीजों को संतुलित और सकारात्मक रखना चाहिए। आइए समझौता करें, जब तुम बड़े दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम कर रही हो तो मुझे सम्राट ब्रो कहना, जब हम दोनों अकेले हों तो मुझे मास्टर कहना। मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जो सीखते और बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए काओ शाओयान को ही ले लो। कुछ दिन पहले एक शर्मीला कुंवारा व्यक्ति होते हुए वह इतनी बहादुरी से काम करने की हिम्मत नहीं करता था, फिर भी अब वह बिना पलक झपकाए एक छोटी युवा महिला को उसे मास्टर कहने के लिए कह सकता था। हम शिन चुनजियो उसकी बहादुरी से हैरान रह गई। उसने इसे केवल एक मजाक के रूप में लिया था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने इसे गंभीरता से लिया। कम से कम उसने उसे डैडी कहने के लिए नहीं कहा, जो असहनीय रूप से अजीब होता। हालांकि मास्टर अभी भी शर्मनाक था, या उसकी स्वीकार्यता की सीमा के भीतर था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद शिन चुनजियो ने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर ये ज्यादा पसंद आया। काओ शाओयान हंसा, उसके चेहरे पर एक धूर्त और आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना किसी शुल्क के अपना पता बदलने के लिए नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हें नाम बदलने का शुल्क भेजा है, अपना खाता जांचो। जैसे ही उसने बात की, काओ शाओयान ने संक्षेप में वीडियो चैट से बाहर निकला और उसे 1000 येन का लाल पैकेट भेजा। जैसे ही उसे यह मिला, शिन चुनजियो खुशी से झूम उठी। मास्टर, डैडी, चुनजियो तुम्हें बहुत प्यार करती है। वह कैमरे के करीब झुक गई और स्क्रीन की ओर एक चंचल चुंबन लगाया। वाह डैडी, वह अंदर ही अंदर हंसा। पल की थोड़ी अजीबोगरीब होने के बावजूद काओ शाओयान को एक नई संतुष्टि महसूस हुए बिना नहीं रह सकी, एक खुशी का एहसास जिसे वह केवल किसी को मार्गदर्शन करने का रोमांच कह सकता था। PS, मेरे प्यारे पाठकों से कृपया कुछ प्रतिक्रिया के साथ अपना समर्थन दिखाएं। फुल रेटिंग, मासिक टिकट, जो कुछ भी आप बचा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि अपडेट करने के लिए आग्रह प्रणाली के साथ क्या हो रहा है। हालांकि मैं समय पर अपडेट कर रहा हूं, ये बैकएंड पर नहीं दिख रहा है। शायद मेरे पोस्ट करने के तरीके में कोई समस्या है। अध्याय 30 सौतेली मां, क्या तुमने भविष्य के बारे में सोचा है? चुनजियो, क्या ये तुम्हारा असली नाम है? चुनजियो, बसंत में एक नाजुक फूल है ना? हम तिलक। खुशी के एक पल में गलती से अपना असली नाम प्रकट करने के बाद चुनजियो को शुरू में थोड़ा सहज महसूस हुआ, लेकिन वित्तीय लाभ के आकर्षण के तहत उसकी बेचैनी सेकंडों में पिघल गई। मास्टर तुम कमाल हो, तुमने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया। उसने कहा, उसकी आवाज ज्यादा स्वाभाविक थी, जैसे कि मास्टर शब्द पहले से ही उसकी दूसरी प्रकृति बन गया हो। हमने इतनी देर बात की, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे लिए नृत्य नहीं किया है। क्या मैं अब तुम्हारे लिए नृत्य करूं? काओ शाओयान आराम से अपने हेडबोर्ड से टिक गया। जैसे ही चुनजियो की तरफ से स्पीकर से गतिशील संगीत बजने लगा, उसने चुपचाप प्रदर्शन का आनंद लिया। विशेष रूप से जब चुनजियो ने एक तरफ करवट लिया, कैमरे की तरफ अपनी पीठ की, तो उसने जो अद्वितीय युद्ध क्षतिग्रस्त स्किनी जींस पहनी थी, उसने एक बिल्कुल अलग दृश्य आकर्षण पैदा किया। ये तंग जींस जो पहले से ही पहनने में एक चुनौती थी, उसकी आकृति को पूरी तरह से निखारा, लेकिन अतिरिक्त रिप्स और टैस के साथ दृश्य को केवल अद्भुत के रूप में वर्णित किया जा सकता था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो चुनजियो थोड़ी हाफती हुई अपनी सीट पर वापस आ गई। हफ मास्टर, तुम्हें चुनजियो का नृत्य कैसा लगा? क्या तुमने इसका आनंद लिया? बुरा नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। जीन्स भी बहुत अच्छी थी, उन्हें फेंकना नहीं, उन्हें एक यादगार के रूप में रखना। चुनजियो ने आसानी से सहमति दी। ठीक है मास्टर, क्या तुम घर पर अकेली हो? इतना तेज संगीत बजाने से किसी को परेशानी नहीं होगी? ये प्रश्न जो उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और अधिक प्रकट कर सकता था, उसने चुनजियो को हिचकिचाया नहीं। शायद उसके दिमाग में उसके और काओ शाओयान के बीच की दूरी संभवतः अलग अलग शहरों में होने के कारण इसे साझा करना सुरक्षित बना दिया। मास्टर, मैं अपनी बेटी के साथ रह रही हूं, लेकिन वह ज्यादातर समय अपने स्कूल के छात्रावास में रहती है और शायद ही कभी घर आती है, तो इस समय मैं यहाँ अकेली हूँ। सिर्फ तुम। काओ शाओयान ने उसकी पुष्टि सुनकर उत्तेजना से अपनी जीभ चाटी, हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। अगर तुम घर पर अकेली हो तो क्या हम कोई और छोटा खेल खेलेंगे? किस तरह का खेल? चुनजियो ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। बाहर टहलने के बारे में क्या? काओ शाओयान की आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी, क्योंकि उसने यह विचार प्रस्तावित किया था। उसे शायद ही विश्वास हो रहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसी कमांडिंग भूमिका के रोमांच का अनुभव करने वाला था, कुछ ऐसा जो उसने अतीत में केवल दूर से देखा था। उत्साह केवल उसका ही नहीं था, चुनजियो इस असामान्य परिदृश्य में दूसरी प्रतिभागी को भी यह महसूस हुआ। शुरुआत में हिचकिचाने के बाद उसने अंततः काओ शाओयान के वित्तीय प्रोत्साहन के आगे घुटने टेक दिए। अपनी कमर के चारों ओर एक स्पोर्ट्स जैकेट लपेटकर और एक हाथ में सेल्फी स्टिक पकड़े हुए वह अपने घर से बाहर निकली। लगभग 1 घंटे तक काओ शाओयान ने कमांडर के रूप में अपनी भूमिका का आनंद लिया और अनुभव का पूरी तरह से आनंद लिया। इस बीच चुनजियो अनिश्चित कदमों से घर लौट आई और पूरी तरह से थक गई। अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ वह अंदर कदम रखते ही फर्श पर गिर पड़ी। अगर शाम के बारे में कोई पछतावा था तो वह ये था कि उन्हें ग्रैंड फिनाले देखने को नहीं मिला, जिस पर वे शुरू में सहमत हुए थे। चुनजियो इतनी थक गई थी कि वह वादा पूरा नहीं कर पाई और उसे अगली बार के लिए स्थगित करना पड़ा। बस थोड़ी ही देर में काओ शाओयान ने 20,000 येन खर्च किए थे, लेकिन उसे लगा कि उसे जो खुशी मिली है उसके लिए हर पैसा लायक था। इससे पहले यूना को भेजे गए 20,000 येन और एनयूवे के साथ खाने पर खर्च किए गए कुछ 100 के साथ जोड़कर उसके दिन का कुल खर्च लगभग 40,000 येन हो गया। कल उसने कल्पना की और भी पुरस्कार लाएगा। चुनजियो के साथ वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद काओ शाओयान खुद को सोने के लिए बहुत ऊर्जावान पाया। थोड़ी देर टहलने के बाद उसने अपनी चप्पलें पहनी और अपनी सौतेली मां के दरवाजे पर दस्तक दी। अपनी सौतेली मां की अनुमति से काओ शाओयान ने दरवाजा खोला और उसे कंप्यूटर के सामने एक ड्राइंग टैबलेट पकड़े हुए पाया।
उसके हाथ व्यस्त थे, एक स्केचिंग कर रहा था जबकि दूसरा कुशलता से विभिन्न शॉटकट के बीच टॉगल कर रहा था। उसकी उंगलियां कीज पर नाच रही थीं। उसने उसे बाधित नहीं किया, इसके बजाय वह उसके बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गया और देखता रहा कि स्क्रीन पर छवि कैसे विकसित होती है। कुछ सरल स्ट्रोक के रूप में जो शुरू हुआ वह धीरे-धीरे उसके हाथ के नीचे आकार लेता गया जो पूर्ण जीवंत और सजीव हो गया। कुछ क्षण के मौन अवलोकन के बाद काओ शाओयान ने चुप्पी तोड़ी। सौतेली माँ, क्या तुम्हें वास्तव में ड्राइंग पसंद है? लिu xiaofei ने मुड़कर नहीं देखा और न ही उसके हाथ रुके। जरूर, उन दिनों तुम्हारी सौतेली माँ एक कला अकादमी से स्नातक हुई थी। वह उन प्रसिद्ध स्कूलों में से एक नहीं थी, लेकिन अगर मुझे ये पसंद नहीं होता तो मैं इसे पढ़ता नहीं। मुझे अपने हाथों से दुनिया और पात्र बनाने का एहसास पसंद है। जैसे ही उसने बात की उसके मुंह के कोने एक सच्ची मुस्कान में ऊपर उठ गए, उसकी खुशी का प्रतिबिंब। काओ शाओयान विस्मय में घूरता रहा। उसने अपनी सौतेली माँ को कभी इतना आत्मविश्वासी, इतना जीवन से भरा हुआ नहीं देखा था। उसे इतनी स्वतंत्र रूप से और जोशीले ढंग से खुद को व्यक्त करते हुए देखकर उसने चुपचाप अपने दिल में एक फैसला किया। सौतेली माँ, उसने पूछा, क्या तुमने सोचा है कि जब मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा अध्याय 31 अजीब पोज देना, अजीब काम करना। ड्राइंग टैबलेट की लयबद्ध थपथपाहट अचानक रुक गई और फिर से शुरू नहीं हुई। लिu xiaofei शाओयान के अचानक सवाल से हैरान थी। उसे यकीन नहीं था कि उसका क्या मतलब था, लेकिन वह जानती थी कि यह कुछ ऐसा था जिसके लिए सावधानीपूर्वक सोचने की जरूरत थी। शुरुआत में उसकी योजना शाओयान को उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में साथ देने, उसे विश्वविद्यालय भेजने और फिर आगे बढ़ने की थी। उसने एक नई नौकरी खोजने, नए सिरे से शुरुआत करने और शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का इरादा किया था जिसे वह पसंद करती थी या जो उसे पसंद करता था, और एक परिवार फिर से बनाने की सोची थी। हालांकि जैसे जैसे उसने शाओयान के साथ अधिक समय बिताया वे विचार धीरे-धीरे फीके पड़ गए। खासकर उनके रिश्ते के हाल ही में अधिक गहरा मोड़ लेने के बाद उसने अपनी शुरुआती योजनाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया था। लेकिन शाओयान के आज रात के अप्रत्याशित सवाल ने उसे दुविधा में डाल दिया। तार्किक रूप से वह जानती थी कि उसे चले जाना चाहिए। शाओयान का अपना जीवन होगा, एक ऐसा जीवन जो शायद उसके बिना और भी बेहतर हो सकता है। फिर भी भावनात्मक रूप से वह उससे अलग नहीं हो सकती थी। इसके अलावा वह इस विषय को उठाने में शाओयान के इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। क्या वह उसके प्रति असंतोष का संकेत दे रहा था? जैसे ही लिu xiaofei अपने विचारों से जूझ रही थी, काओ शाओयान ने चुप्पी तोड़ी। ऐसा लगता है कि शियाओ माँ ने अभी तक इस बारे में अपना मन नहीं बनाया है। मेरे सुझाव को सुनने के बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा। लिu xiaofei को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है, इसलिए उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया। शायद उसके शब्द उसके प्रति उसके रवैये को प्रकट करेंगे। शाओयान, आगे बढ़ो, शियाओ माँ सुन रही है। काओ शाओयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, ये देखकर कि वह थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। चूंकि तुमने अभी तक फैसला नहीं किया है तो मेरी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के बाद मेरे साथ क्यों नहीं आती? जब मैं विश्वविद्यालय जाऊंगा शियाओ माँ, तुम जो चाहो वह कर सकती हो। अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर नहीं तो तुम अपना समय स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित कर सकती हो, पूरे देश में यात्रा कर सकती हो, इसके लुभावने परिदृश्य की प्रशंसा कर सकती हो या पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकती हो। तुम जैसा चाहो वैसा रह सकती हो। पिछले 3 सालों से तुमने अपना जीवन मेरे इर्द-गिर्द केंद्रित रखा है। जब हम एक साथ एक नए शहर में जाएंगे तो यह अंततः तुम्हारे लिए आराम करने और अपने स्वयं के जुनून को विकसित करने का समय होगा। मेरे प्रस्ताव के बारे में शियाओ माँ, तुम्हारा क्या विचार है? काओ शाओयान के शब्दों ने लिu xiaofei को गहराई से प्रभावित किया। उसने उसके लिए जो भविष्य चित्रित किया वह बहुत था। उसने सवाल नहीं किया या मूर्खतापूर्ण तरीके से यह सुझाव नहीं दिया कि वह उसके बिना खुद यात्रा कर सकती है। वे दोनों असली कारण समझते थे। एक थके हुए पक्षी को वापस लौटने के लिए एक घोंसले की जरूरत होती है, एक घर जहां वह शांति से आराम कर सके। उसे अपने साथ ले जाकर शाओयान उसे एक नया घर दे रहा था। आश्वस्त होकर लिu xiaofei ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी अनसुलझी दुविधा पूरी तरह से हल हो गई थी। वह मुस्कुराई, एक राहत भरी मुस्कान। ठीक है, शियाओ माँ शाओयान का नेतृत्व करेगी। लेकिन गर्म माहौल अचानक बदल गया। अगर शाओयान शियाओ माँ को एक बेहतर जीवन के लिए एक बेहतर शहर ले जाना चाहता है तो अब ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है। केवल एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाकर ही वे सभी योजनाएं जो तुमने शियाओ माँ के साथ साझा की थी सच हो सकती हैं। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम सामान्य हो, जिससे तुम्हें किसी छोटे शहर के विश्वविद्यालय में जाना पड़े जहां शियाओ माँ को तुम्हारे साथ एक दूरस्थ काउंटी में एक दयनीय जीवन साझा करना पड़े, है ना? ओह क्या उलटफेर! लिu xiaofei ने शाओयान की अपनी बयानबाजी को उस पर वापस पलट दिया, जैसे एक अच्छी तरह से निशाना साधा गया बूमरैंग। जो शब्द उसने एक बार उसे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किए थे वे कुशलता से उस पर वापस लेके जा रहे थे। काओ शाओयान आत्मविश्वास से हंसा। चुनौती स्वीकार है। शियाओ माँ, निश्चिंत रहो, कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरे साथ मैजिक सिटी जाने का इंतजार करो। शियाओ माँ ने भ्रम में अपना सिर झुकाया। मैजिक सिटी क्यों? क्या तुम्हें वास्तव में इतना आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास तो है ही, मैजिक सिटी क्यों? इसके लिए मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मैं मैजिक सिटी विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर रहा हूं। शियाओ माँ ने काओ शाओयान को एक उत्साहजनक नजर दी। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैजिक सिटी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसान नहीं है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है ना? काओ शाओयान तुरंत ढीला पड़ गया, हारा हुआ लग रहा था। अंदर ही अंदर वह शियाओ माँ के संदेह को समझ गया। तुरंत ढीला पड़ गया, हारा हुआ लग रहा था। अंदर ही अंदर वह शियाओ माँ के संदेह को समझ गया। आखिर उसके पिछले स्वयं के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर जो कक्षा में केवल औसत था, मैजिक सिटी विश्वविद्यालय में एक कुलीन कला कार्यक्रम के लिए आवेदन करना बिना विशेष कला परीक्षा दिए वास्तव में एक लंबी छलांग होगी। शुद्ध क्षमता से उसने स्वीकार किया कि उसके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन उसके पास अपना गुप्त हथियार था। काओ शाओयान दृढ़ संकल्प के साथ चला गया। बस इंतजार करो, जब परीक्षा परिणाम आएंगे वह शियाओ माँ को उसके जीवन का झटका देगा। उस रात काओ शाओयान गहरी नींद सोया। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि उसी रात 2 महिलाएं उसकी वजह से बेचैन थी, सो नहीं पा रही थी। घर पर युवती शिनचुनजियो एक तूफानी शाम के बाद लौटी थी। अपनी शुरुआती थकान से उबरने के बाद उसने स्नान किया। बाथरूम में बाहर निकलकर उसे अनायास ही बेचैनी महसूस हुई, मानो उसके भीतर एक उग्र बेचैनी जल रही हो जो उसे शांत होने नहीं दे रही थी। बिस्तर पर लेटी वह रात की घटनाओं को अपने मन में दोहराने से खुद को रोक नहीं पाई। एक एकांत अंधेरे कोने में उसने अपने मालिक के निर्देशों का आज्ञापूर्वक पालन किया, विभिन्न पोज दिए और एक के बाद एक अजीब हरकतें की। अध्याय 32 गुरु द्वारा सौंपे गए कार्य। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस पल उसके मन में क्या चल रहा था। उन शर्मनाक चीजों को याद करते हुए जो उसने इतनी आज्ञापूर्वक और विनम्रता से की थी, वह खुद को शायद ही पहचान पा रही थी। उसके दिल में बेचैन लौ हर बार जब उसे उन अजीब और शर्मनाक पलों की याद आती थी तो और भी उग्र हो जाती थी। वह उग्र उत्तेजना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, उसे अगली मुलाकात के लिए उत्सुकता से भर देती थी। 90 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक फैले एक आरामदायक रहने वाले अपार्टमेंट में शहर अपनी शांत रात में बस गया था। एक छोटे लड़के को एक कमरे में गहरी नींद आ रही थी। एक डेस्क लैंप की गर्म चमक में एक युवा माँ देर रात तक अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही थी, एक रिपोर्ट पूरी कर रही थी। इस बीच दूसरे कमरे में एक वृद्ध महिला करवटें बदल रही थी, सो नहीं पा रही थी। जैसे ही दिन की व्यस्तता रात की शांति में बदल गई, यूना खुद को पहले के अपने अजीब अनुभव को फिर से देखने से रोक नहीं पाई। अपना फोन उठाते हुए फिर से उसे लगा कि यह अनगिनत बार था उसने अपनी चैट विंडो में 2 बड़े वीचैट हस्तांतरणों को घूर कर देखा। हालांकि उन्हें मुआवजा के बहाने भेजा गया था। यूना अपनी मध्यम आयु में बेहतर जानती थी कि यह सिर्फ वही नहीं था। हालांकि उस दिन पहली बार मिले युवा लड़के के साथ उसके और उसके बीच कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ था। उसकी हस्तकला से कुछ मरम्मत करने के अलावा उसकी सहज ज्ञान ने उसे बताया कि उसकी उस पर नजर थी। उसने अपने परिवार पर लटके 2 लाख युआन के कर्ज के बारे में सोचा। हालांकि उसकी वर्तमान आय का मतलब था कि वह 1 साल के भीतर इसे चुका सकती थी। कर्ज उसके घर पर लगातार बोझ बना हुआ था, जिससे चिंता और बेचैनी का माहौल बन रहा था। उसकी आंखें उसके वीचैट ऐप में 2 हस्तांतरणों पर लौट आई, प्रत्येक हजारों के लिए। क्या पैसा वास्तव में इतनी आसानी से आ सकता है? क्या उसे निहितार्थों से भरे इस उपहार को स्वीकार करना चाहिए? यूना बहुत दुविधा में थी। अगली सुबह इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरों को पिछली रात कितनी बेचैनी महसूस हुई होगी, काओ शाओयान तरोताजा होकर उठा। पिछले दिन की घटनाओं ने उसे उच्च भावना में छोड़ दिया था और ऐसे हल्के मूड के साथ वह साधारण रूप से अच्छी तरह सोया था। वह जल्दी भी उठा, उसे शियाओ माँ को बुलाने के लिए अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी। नाश्ते के बाद अपनी स्कूल वर्दी पहने काओ शाओयान ने अपना बैकपैक कंधे पर लगाया और अपनी सुबह की पढ़ाई के लिए स्कूल चला गया। इस बीच शियाओ माँ अपने काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में लौट आई ताकि अपने लगभग अतिदेय कला आयोगों पर काम करना जारी रख सके। स्कूल जाते समय काओ शाओयान अपनी नवीनतम छोटी साथी पड़ोसी की गृहिणी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। इस विचार ने उसके मूड को और भी रोशन कर दिया। शियाओ चुनजियो अभी क्या कर रही होगी? क्या वह अभी भी घर पर सो रही होगी? उसे आज कौन सा काम सौंपना चाहिए? क्या उसे लॉन्ड्री पहनकर ट्रेंच कोट के नीचे खरीदारी करने जाना चाहिए? नहीं, वह काम नहीं करेगा। न केवल ऐसा बोल्ड काम उसके लिए तुरंत संभालना बहुत अधिक होगा, बल्कि उनके वीडियो चैट के आधार पर यह स्पष्ट था कि शियाओ चुनजियो के पास ऐसी चीजें भी नहीं थी।
आखिरकार उसे अनिवार्य रूप से उसके पूर्व जीवन से बाहर निकाल दिया गया था और वह अपनी बेटी की शिक्षा का समर्थन करने के बहाने अपनी बेटी के स्कूल के पास चली गई थी। उसका घर खाली था, केवल वह और उसकी बेटी थी जो शायद ही कभी घर पर रहती थी, अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान केंद्रित करती थी ताकि कुछ ज्यादा ध्यान न दे सके। शियाओ चुनजियो के पास ऐसा कुछ भी होने का कोई कारण नहीं होगा जो उस आदमी को खुश करने के लिए हो जो उसे छोड़ने वाला था। कुछ सरल से शुरू करना बेहतर होगा। आखिर स्वीकृति का निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया है। अंत में काओ शाओयांग ने शियाओ चुनजियो के लिए एक सीधा काम तय किया। उसने उसे वीचैट के माध्यम से भेज दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, वी वुड द ग्रेट शियाओ चुनजियो, आज तुम्हारा नया काम यह है बिना किसी अंडरवियर के लंबी पोशाक पहनकर काम पर जाना। वी वुड द ग्रेट, बेशक तुम्हारे मालिक के रूप में मुझे तुम्हारी सुविधा की परवाह है। अगर तुम्हें बहुत अधिक प्रमुख होने के बारे में बहुत अधिक आत्म जागरूकता महसूस होती है तो तुम चिपकने वाली पट्टियों का उपयोग कर सकती हो। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी जांच और अनुमोदन करने की आवश्यकता होगी। वी वुड द ग्रेट, साथ ही मैं तुम्हारे प्रदर्शन का मूल्यांकन करूंगा और तुम्हें तदनुसार पुरस्कृत करूंगा। शियाओ चुनजियो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। कोई जवाब नहीं आया। वह शायद अभी भी सो रही थी, जो आश्चर्यजनक नहीं था। हर किसी को कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे तनावग्रस्त वरिष्ठ की तरह सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। सुबह 6 बजे के बाद ही हुआ था। यहाँ तक कि कामकाजी वर्ग के लोगों में भी कुछ ही लोग इतने जल्दी उठे हुए थे। शियाओ चुनजियो को अपना काम सौंपने के बाद काओ शाओयांग ने अपना फोन अपने बैकपैक में रखा। उसने चाची आन्यू वेई को मैसेज करने की परवाह नहीं की, उसे उसकी नींद खराब नहीं करनी थी। वह जानता था कि वह खुद उससे संपर्क करेगी जब वह उठेगी। इसके अलावा चाची आन्यू वेई और शियाओ चुनजियो का उसके जीवन में अलग-अलग भूमिकाएं थीं और स्वाभाविक रूप से वह उनके साथ जिस तरह से व्यवहार करता था वह तदनुसार भिन्न होता था। जैसे ही काओ शाओयांग स्कूल के मैदान में दाखिल हुआ, वह कड़ी मेहनत करने का नाटक करते हुए और चुपके से दिलाई बरतते हुए एक और दिन के लिए तैयार हुआ। उसे ये भी एहसास हुआ कि कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के करीब आने के साथ उसके पास वास्तव में अपने हरम का विस्तार करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। समय बस बहुत कम था। सुबह 7 बजे के आसपास जैसे ही उसकी पहली कक्षा शुरू हुई, शियाओ चुनजियो ने उसे जांच करने के लिए एक संदेश भेजा। उसके बाद कई सेल्फी थी। उसके आश्चर्य के लिए शियाओ चुनजियो ने आज्ञाकारिता का एक असाधारण स्तर प्रदर्शित किया। वास्तव में उसने उसकी अनुपालन करने की इच्छा को काफी कम करके आंका था। उसने न केवल उसे सौंपा गया कार्य त्रुटिहीन रूप से पूरा किया, बल्कि उसने पहल करना भी सीख लिया था। अपने आप को एक फर्श लंबी पोशाक में नीचे नग्न निर्देश का पालन करते हुए तस्वीरों के साथ उसने अपने डांस स्टूडियो पहुंचने के बाद एक अतिरिक्त सेट भेजा। इनमें से एक में वह एक तंग योग पोशाक में दिखाई दे रही थी जिसने उसके आकार को स्पष्ट रूप से उजागर किया था, कुछ भी कल्पना के लिए नहीं छोड़ा था। अध्याय 33, हाई स्कूल सीनियर्स का युद्ध क्षेत्र। हालांकि बातचीत अक्सर नहीं होती थी, वे लगातार बनी रही। परिपक्व चाची के साथ उसने अधिकांश चैट शुरू की। एक बार जब वे परिचित हो गए तो उसने अपने काम के ब्रेक का उपयोग करके जवाब देना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बातचीत जीवित रही। चाची एन्यू वेई इन चैट्स के पीछे मुख्य बल थी। जब भी वह उन्हें मैसेज करता था तो वह लगभग तुरंत जवाब देती थी। कक्षाओं के बीच उसका ब्रेक का समय पूरी तरह से तीनों महिलाओं के बीच बंटा हुआ था, जिससे नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। समय उड़ गया। घर, स्कूल और सप्ताहांत सौतेली माँ या चाची एन्यू वेई के साथ घूमने में बन गया। यहाँ तक कि चाची यूना भी एन्यू वेई की तरह देर रात की स्पष्ट चैट सत्रों में शामिल हो गई थी। हालांकि वे उस शुरुआती मुलाकात के बाद व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, उनकी वीचैट पर बातचीत तेजी से अंतरंग हो गई थी। उसने उसके अनुरोधों के अनुसार सेल्फी भेजना भी शुरू कर दिया था। जियाओ चुनजियो, उसकी छोटी गुलाम के लिए उसका प्रशिक्षण तेजी से आगे बढ़ा था। देर रात की सैर में उसकी शानदार आकृति दिखाना अब नियमित हो गया था। उसने उसके लाइव स्ट्रीमिंग करियर का पूरा समर्थन किया, ये जानते हुए कि स्पॉटलाइट के नीचे सराही जाने वाली देविका उसकी हर आज्ञा के प्रति विनम्र होना अनूठा था। हालांकि उसने अपनी पहचान सावधानी से छिपाई। शियाओ चुनजियो अभी भी मानती थी कि वह मीलों दूर था, उनकी वास्तविक निकटता से अनजान। काओ शाओयांग ने अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के बाद एक भव्य रहस्योद्धाटन की योजना बनाई, एक आश्चर्य जो एक झटके के साथ भी आ सकता है। जैसे ही परीक्षाएं नजदीक आई, उसके हाई स्कूल में माहौल तेजी से तीव्र हो गया, विशेष रूप से सीनियर्स के लिए। 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, आखिरकार वह क्षण आ गया। कल शिया देश भर के अनगिनत वरिष्ठ छात्रों के लिए निर्णायक दिन था, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़। उस सुबह का नाश्ता उसकी सौतेली मां के समर्पण का प्रमाण था। उसने एक सावधानीपूर्वक सोचा हुआ भोजन तैयार किया था, जिसमें परिचित व्यंजन शामिल थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाओं के दौरान उसे पेट खराब होने का खतरा न हो। हाल के दिनों में वह सलाह के लिए ऑनलाइन मंचों को जुनूनी रूप से खंगालती रहती थी, भोजन संयोजनों की जांच और दोबारा जांच करती थी ताकि किसी भी आहार संबंधी गलती से बचा जा सके। यहाँ तक कि स्पष्ट विशेषज्ञों की संदिग्ध पोस्ट भी उसे मेनू को पूरी तरह से संशोधित करने के लिए प्रेरित करती थी। कभी-कभी काओ शाओयांग सोचता था कि परीक्षाएं उसकी क्षमताओं का परीक्षण थी या उसकी सौतेली मां की सहनशक्ति का। हालांकि उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उसकी नसें अपनी सीमा तक खींची हुई थी, जैसे एक धनुष की डोरी कसकर खींची गई हो। कोई गलती या चूक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रही थी। चाची एन्यू वेई ने भी पिछले कुछ दिनों में गियर बदल दिए थे, अपनी सामान्य जोखिम भरी छेड़छाड़ को छोड़ दिया था। इसके बजाय उसके संदेश चिंता, सलाह, शांत रहने और प्रेरक उद्धरणों से भरे हुए थे जो उसने शायद ऑनलाइन पाए थे। उसे लगभग लगा कि वह एक जीवन कोच के रूप में करियर में संक्रमण कर रही थी। चाची यूना उसकी हाई स्कूल की स्थिति से अनजान थी, मानती थी कि वह एक युवा कामकाजी वयस्क था। उसने अपनी परीक्षाओं का उल्लेख नहीं किया था, केवल ये कि उसे किसी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करना था। समझदारी से उसने बातचीत शुरू करने से परहेज किया। इस बीच शियाओ चुनजियो उसकी छात्र जीवन से बेखबर एक हल्के फुल्के विचलन का स्रोत बनी रही। हालांकि उनकी चैट संक्षिप्त थी, उसने उसे दैनिक कार्य सौंपने और उसकी प्रगति की जांच करने के लिए समय निकाला। वह तीव्र माहौल के बीच उसका एकमात्र विश्राम स्थल थी। नाश्ते के बाद जो उसकी सौतेली मां की चौकस निगाहों के नीचे तैयार किया गया था, उसने उसे परीक्षा स्थल तक ले जाने पर जोर दिया। उसने एक अनुभवी पेशेवर द्वारा संचालित टैक्सी बुक की थी, जिसे 15 साल का अनुभव था और एक बेदाग रिकॉर्ड था। जैसे ही कार परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ी, काओ शाओयांग उन विपरीत दुनियाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए छोड़ दिया गया था जिन्हें वह संभाल रहा था और आने वाली चुनौतियों को। टैक्सी के अंदर उसकी सौतेली मां और ड्राइवर दोनों ने एक आरामदायक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने काओ शाओयांग को तनाव देने वाली किसी भी चीज पर चर्चा करने से परहेज किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह शांत और सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश करे। अनुभवी ड्राइवर ने 15 साल की सड़क पर असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया, जबकि यातायात पुलिस की उपस्थिति व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रही थी। ड्राइवर के स्थिर संचालन ने यह सुनिश्चित किया कि काओ शाओयांग को रास्ते में कोई झटका या टक्कर महसूस न हो। यहाँ तक कि ब्रेकिंग भी सूक्ष्म थी। उसने प्रत्येक मोड़ या स्टॉप लाइट से काफी पहले धीरे से ब्रेक लगाए, कार को हर चौराहे और लाल बत्ती से आसानी से निर्देशित किया। तीसरा, हाई स्कूल। जैसे ही ड्राइवर ने उसे शुभकामनाएं दी, काओ शाओयांग और उसकी सौतेली मां कार से बाहर निकले। किराया एक दिन पहले ही चुकाया जा चुका था। काओ शाओयांग ने सबसे पहले स्कूल के गेट के दोनों ओर पंक्तिबद्ध माता पिता को देखा। प्रवेश द्वार तक जाने वाला छोटा रास्ता राहगीरों से साफ था, व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस अधिकारियों और अपने बच्चों को परीक्षा में ले जाने वाले माता पिता के लिए आरक्षित था। जिन माता पिता ने पहले ही अपने बच्चों को छोड़ दिया था, वे चुपचाप अनुशासन के साथ इंतजार कर रहे भीड़ में घुल-मिल कर किनारे पर चले गए। गेट पर का दृश्य, साथ ही स्कूल की प्रभावशाली उपस्थिति ने उसे प्रभावित किया। यही वह युद्ध क्षेत्र था जहां वह और उसके साथी अगले 3 दिनों में अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे। अपनी सौतेली मां को अलविदा कहने के बाद काओ शाओयांग अकेले स्कूल के गेट से चला गया। हाई स्कूल सीनियर्स के जीवन निर्धारक अखाड़े में मजबूती से कदम रखा। अध्याय 34, सौतेली मां के बाथरूम में फिसलना। काओ शाओयांग ने अपनी पहले से तैयार परीक्षा सामग्री निकाली और उन्हें फिर से सावधानीपूर्वक जांचा। परीक्षा प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, पेन, 2B पेंसिल, इरेजर, रूलर, रफ पेपर और एक गैर प्रोग्राम योग्य कैलकुलेटर। उसने अपनी कलाई पर लगी यांत्रिक घड़ी पर भी एक नजर डाली। सुबह 8:53 बजे परीक्षा शुरू होने में 7 मिनट बचे थे। समय उड़ रहा था। अंत में परीक्षा शुरू होने की घंटी बजी और पर्यवेक्षकों ने पेपर बांटना शुरू कर दिया। पहला विषय स्वाभाविक रूप से चीनी था। जैसे ही परीक्षा का पेपर उसकी डेस्क पर उतरा, काओ शाओयांग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। वह आंतरिक रूप से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि शियाओ चुनजियो आज उसे दिए गए कार्य को देखकर क्या अभिव्यक्ति करेगी। अपनी बेटी के 2 मॉक परीक्षा पेपर पूरे करना खुशी साझा करने से दोगुनी हो जाती है। 7 जून सुबह चीनी, दोपहर गणित। 8 जून सुबह इतिहास, दोपहर विदेशी भाषा। 9 जून सुबह भूगोल, दोपहर राजनीति। जैसे ही अंतिम जीव विज्ञान का पेपर सौंपा गया, हाई स्कूल की 3 साल की थका देने वाली यात्रा आखिरकार समाप्त हो गई। सूर्यास्त की गर्म चमक में परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हुए काओ शाओयांग ने तुरंत उस एक व्यक्ति को देखा जिसने पिछले 3 दिनों से उसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता की थी। अपनी सौतेली मां के पास जाकर उसने एक चौड़ी मुस्कान बिखेरी और उसे कसकर गले लगा लिया। उस पर यह हरकत अजीब नहीं लगी। उनके चारों ओर अनगिनत अन्य छात्र भी अपने परिवारों को गले लगा रहे थे, या तो उत्साह से या घबराहट भरी राहत से।
उसकी सौतेली मां ल्यूशियाओई ने गले लगाया। उसकी मुस्कान गर्व से चमक रही थी। उसके कान के करीब झुकते हुए काओ शाओयांग ने शरारती ढंग से फुसफुसाया, सौतेली मां, आज रात में तुम्हें एक च्योंगसम में सफेद मोज़ों के साथ देखना चाहता हूं। अप्रत्याशित छेड़छाड़ से उसके घुटने लगभग मुड़ गए। उसने उसे चिढ़ाने के लिए उसकी कमर को थोड़ा मरोड़ा, चुपचाप उसे अपनी चंचल टिप्पणी से ऐसे दिल को छू लेने वाले पल को बर्बाद करने के लिए डांटा। लेकिन आखिरकार परीक्षाएं खत्म हो गई थीं। यह आराम करने का समय था। ठीक है, उसने धीरे से जवाब दिया। इसे अच्छा करने के लिए एक इनाम समझो। फिर उसने अपनी एक शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा, लेकिन घर पर आपूर्ति लगभग खत्म हो गई है। वापस जाते समय सुपरमार्केट में रुककर स्टॉक भर लो। काओ शाओयांग ने एक विजयी जयकार की अपनी पतली कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटी और उसे खुशी से घुमाया। मुझे नीचे रखो। ल्यूशियाओई हंस पड़ी, प्लेफुली उसके कंधे पर मारते हुए। लोग देख रहे हैं, लेकिन काओ शाओयांग ने उत्सुक दर्शकों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ और बार घुमाया, फिर उसे नीचे रख दिया। चिंता क्यों करती हो सौतेली मां? उसने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, सब हमें प्रशंसा और आशीर्वाद के साथ देख रहे हैं। ल्यूशियाओई ने हिचकिचाते हुए चारों ओर देखा और अन्य माता-पिता की अनुमोदक मुस्कानें देखी। कुछ ने तो उन्हें अंगूठा भी दिखाया। राहत महसूस करते हुए उसने अपनी मुद्रा सीधी की, गर्वित हंस की तरह सिर ऊंचा करके। यही सही है, उसने सोचा। यह मेरा अच्छी तरह से पाला हुआ बेटा है। देर हो रही थी और काओ शाओयांग नहीं चाहता था कि उसकी सौतेली मां को घर पर रात का खाना पकाने का बोझ उठाना पड़े। उन्होंने पास में एक रेस्तरां ढूंढा और एक साधारण फिर भी हार्दिक भोजन का आनंद लिया। जाने से पहले काओ शाओयांग ने एक बिना खुली हुई लाल शराब की बोतल भी पैक की। उसकी सौतेली मां की पिछली साझा शराब के बाद की आरामदायक स्थिति की याद उसके मन में ताजा थी। आज रात एक और बोतल खोलने और जश्न मनाने का एक सही अवसर था। अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटते हुए काओ शाओयांग ने सबसे पहले अपनी सौतेली मां को घर छोड़ा, फिर पास के सुपरमार्केट गया। उसने कुछ स्नैक्स और मेवे लिए और चेकआउट काउंटर पर एक छोटी सी शेल्फ से गुजरते हुए तारांकन ओकामोटो 001 का एक डिब्बा देखा। प्रीमियम लुब्रिकेटेड नेचुरल लेटेक्स कॉन्डोम, सबसे पतला कॉन्डोम, शाकाहारी के अनुकूल, कोई लेटेक्स गंध नहीं। बिना किसी झिझक के उसने भुगतान कोड स्कैन किया और उसे अपनी खरीद में जोड़ लिया। जब उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उसे ल्यूशियाओई नहीं दिखी। काओ शाओयांग ने अपने हाथों में पकड़े हुए बैग को लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर रखा और चारों ओर देखना शुरू किया। उसने पहले साझा बाथरूम की जांच की, लेकिन उसे अपनी सौतेली मां नहीं मिली। फिर उसने उसके बेडरूम का दरवाजा खोला, केवल उसे भी खाली पाया। हालांकि पानी के टपकने की धीमी आवाज उसके कानों तक पहुंची। आवाज का पीछा करते हुए काओ शाओयांग की नजर उसके कमरे में लगे अटैच बाथरूम के पाले हुए शीशे पर पड़ी। धुंधली सतह के पीछे उसे एक हल्की आकर्षक आकृति अंदर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि पाले हुए शीशे ने किसी भी स्पष्ट विवरण को स्पष्ट कर दिया था। धुंधली मोहक आकर्षण लुभावना था, उसे शिकार को देखते हुए एक भूखे भेड़िए की तरह मोहित कर रहा था। सौतेली मां, तुम नहा रही हो? उसने पुकारा। हाँ, ल्यूशियाओई ने अंदर से जवाब दिया। चूंकि तुमने अपनी परीक्षा देर से खत्म की और सामान्य से देर से घर आए तो मैंने जल्दी से नहाने का फैसला किया। मैं जल्द ही हो जाऊंगी। अगर तुम बोर हो रहे हो तो बस अपने फोन पर थोड़ी देर के लो, उसने जोड़ा। जाने के बजाय काओ शाओयांग ने चुपचाप उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लिविंग रूम में लौटने के बजाय वह बाथरूम के दरवाजे के पास गया जहां वह नहा रही थी। शर्माते हुए उसने फिर से पुकारा। जानती हो सौतेली मां, अब जब तुमने यह उल्लेख किया है तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी काफी समय से स्नान नहीं किया है। बाद में धोने के लिए कोई और समय ढूंढने और समय बर्बाद करने के बजाय मैं अभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं नहाता? इससे पानी भी बचेगा। बिना जवाब का इंतजार किए उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और एक पेच खींचने के साथ वह खुल गया। इससे पहले कि ल्यूशियाओई प्रतिक्रिया कर पाती, काओ शाओयांग पूरी तरह नग्न होकर बाथरूम में फिसल गया। अध्याय 35। ये रात जागने वाली रात है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे सौतेली मां, मैं भी नहाने की तैयारी कर रहा हूँ। एक व्यक्ति हो या दो, नहाना तो नहाना ही है। इसके अलावा हम पानी भी बचाते हैं, ये तो फायदे का सौदा है। और इसके अलावा उसने शरारती ढंग से कहा, अगर हम एक साथ नहाएंगे तो हम एक दूसरे की पीठ रगड़कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तुम्हें कम से कम खटखटाना चाहिए था या मुझे चेतावनी देनी चाहिए थी। तुमने मुझे डरा दिया, ल्यूशियाओई ने शर्मिंदा होकर कहा। अपनी बाहें सामने बांध ली और निराशा में एक हाथ नीचे कर लिया। काओ शाओयांग ने मासूमियत का ढोंग किया। सौतेली मां, मैंने चेतावनी दी थी। मैंने साफ-साफ कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होने आ रहा हूं। तुमने ऐसा कब कहा था? उसने घबराकर पलटवार किया। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने अभी कहा था, काओ शाओयांग ने घोषित किया, मॉक सरेंडर में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहाने आ रहा हूं, है ना? ल्यूशियाओई ने निराशा में अपना पैर पटका, जिससे उसके चारों ओर पानी में एक सूक्ष्म लहर उठ गई। वह नहीं माना जाता। मैं सहमत नहीं थी। काओ शाओयांग शरारती ढंग से मुस्कुराया और करीब आया। ओह सौतेली मां, छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ। मैं पहले से ही अंदर हूं, तो मुझे सालों से तुमने जो देखभाल दी है उसका पूरा भुगतान करने दो। मैं तुम्हारी पीठ रगड़ूंगा और तुम्हें थोड़ा आराम करने में मदद करूंगा। अनमने ढंग से ल्यूशियाओई ने आंख भरी और उससे पीठ फेर ली। रिंसिंग जारी रखा। फिर भी उसने ताना मारा। क्या ये तुम्हारी कृतज्ञता दिखाने का तरीका है? क्या तुम थोड़ी और ईमानदारी नहीं दिखा सकते थे? ऐसा मत कहो। काओ शाओयांग ने विरोध किया। मैं ईमानदारी से भरा हुआ हूं। क्या मैं इसलिए नहीं आया हूं? उसने लूफा उठाया और सावधानीपूर्वक उसकी पीठ रगड़ना शुरू कर दिया। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। समय के साथ उसकी शुरुआती बेचैनी दूर हो गई और उसने स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसके लिए आसान बनाने के लिए थोड़ा झुक भी गई। विडंबना ये थी कि पानी बचाने की उनकी योजना बुरी तरह विफल रही। इसके बजाय उन्होंने सामान्य से कहीं अधिक पानी का उपयोग किया, एक सबक जिसे काओ शाओयांग ने अगली बार के लिए याद कर लिया। जब उसने उसकी मदद पूरी कर ली तो ल्यूशियाओई ने एहसान चुकाने पर जोर दिया। उसने उसकी पीठ को सावधानीपूर्वक रगड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई जगह छूटे नहीं। उनके साझा स्नान के अंत तक दोनों ताजा, साफ और चमक रहे थे। अपने कमरे में लौटने के बजाय काओ शाओयांग ने लापरवाही से एक मुक्केबाज को फेंक दिया और उसके कमरे में बिस्तर पर लेट गया। उसने ये भी आलोचना की कि उसे शाम के लिए कौन सा च्योंगसम पहनना चाहिए। आखिरकार ल्यूशियाओई ने एक चंद्रमा सफेद फिटिंग वाला च्योंगसम चुना। पोशाक में एक ऊंचा कॉलर था जिसमें कपड़े के बटन थे जो उसकी गर्दन तक फैले हुए थे, लेकिन छाती पर एक सूक्ष्म मासू के आकार का कटआउट दिखाते थे। कपड़े पर नाजुक कढ़ाई वाले पत्ते सजे हुए थे और किनारे पर ऊंची स्लिट उसकी ऊपरी जांघ तक फैली हुई थी। उसने इसे सफेद मोजे के साथ जोड़ा जो सहज प्रकार के नहीं थे बल्कि व्यक्तिगत टुकड़े थे। इन मोजे के ऊपर फीता बैंड थे जो एक चंचल मोहक स्पर्श जोड़ रहे थे। स्थिर खड़े होने पर सब कुछ मामूली लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह चलती या हिलती थी, स्लिट उसकी लंबी मोजे पहने पैरों को उजागर कर देती थी और जटिल फीता विवरण झांकता था जो अनडिनायबल अलियो जोड़ता था। देखो को पूरा करने के लिए उसने अपने बालों को 1930 के दशक की एलिगेंस की याद दिलाते हुए एक क्लासिक शैली में पिन किया। समग्र प्रभाव एक कालातीत सुंदरता का था जो दूसरे युग से बाहर निकल रही थी। इस बीच काओ शाओयांग केवल अपने मुक्केबाजों में पैरों को फैलाए हुए बैठा रहा। उसका आरामदायक व्यवहार और आकस्मिक पोशाक ल्यूशियाओई की सुंदर सुरुचिपूर्ण उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। ये वास्तव में बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसने फुसफुसाया, उनकी स्पष्ट रूप से भिन्न वाइब्स को देखते हुए। जैसे ही उसने सोचा कि शाम अपने चरम पर पहुंच गई है, ल्यूशियाओई ने एक रहस्यमय अभिव्यक्ति के साथ एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें से उसने एक काला जॉनशन सूट निकाला। काओ शाओयांग भ्रम में पलक झपकाए। यह क्या है? जब मैं एक प्रश्न चिन्ह निकालता हूं तो यह नहीं है कि मुझे कोई समस्या है, बल्कि तुम हो जिसे समस्या है। उसने नाटकीय रूप से जोड़ा। तुमने इसे कब खरीदा? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, उसने संदेहपूर्वक पूछा। ल्यूशियाओई थोड़ी शर्मा गई और एक आकस्मिक स्वर में जवाब दिया। ओह, इसे काफी समय हो गया है। जब मैंने ये च्योंगसम खरीदा था तो मैंने सोचा था कि एक जॉनशन सूट इसके साथ पूरी तरह से मेल खाएगा, तो मैंने गलती से एक और खरीद लिया। काओ शाओयांग ने भौं उठाई। गलती से, है ना? क्या ये वास्तव में पूरी कहानी है? अगर उसे ठीक से याद था तो ल्यूशियाओई जो पोशाक पहन रही थी वह हाल ही में खरीदी गई होगी। हालांकि उसे सही समय का पता नहीं था। जब से उसने च्योंगसम में उसकी प्रशंसा व्यक्त की थी, उसने ऑनलाइन कई प्रकार के ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। एक बार जब ल्यूशियाओई ने उसे सावधानीपूर्वक इस्त्री किया हुआ जॉनशन सूट पहनने में मदद की तो उसे विश्वास हो गया कि उसने इसे एक योजना के साथ खरीदा था। यह उसे पूरी तरह से फिट बैठता था, लगभग ऐसा था जैसे इसे उसके माप के अनुसार सिला गया हो। ऑनलाइन खरीद में आमतौर पर पाए जाने वाले मानक आकारों के विपरीत। लेकिन उसने उसकी छोटी सी चाल का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने खेल खेला और उसे अपनी बांह से जोड़कर बेडरूम से एक साथ बाहर निकलने दिया।
उन्होंने अपने पिछले कैंडल लाइट डिनर से बची हुई मोमबत्तियां जलाई, लिविंग रूम में मुख्य रोशनी बंद कर दी और उसने जो सूखे मेवों का बैग खरीदा था उसे खोल दिया। सोफे पर एक साथ स्नगल करके टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी की हल्की चमक में वे करीब आ गए, यहाँ तक कि मंद रोशनी में भी एक दूसरे के करीब रहकर ही वे एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे। फुसफुसाते हुए स्वरों में उन्होंने शांत शब्द और उनके बीच लाल शराब की लिंगरिंग खुशबू साझा की। वह रात जागने वाली थी। अध्याय 36। मालिक, कृपया मुझे टकसाल का एक पैक दें। लियू शियाओई पर कस्टम में चियोंग से मुश्किल से बरकरार रहा, इससे पहले कि वह सीमों पर फट जाए और एक पुराने चित्र की तरह फेंक दिया जाए। उनकी एस्केपेड सोफे से डाइनिंग रूम तक और फिर डाइनिंग टेबल से बालकनी तक चली गई। थोड़ी देर आराम के बाद काओ शाओयांग ने लियू शियाओई को बाथरूम में साफ करने में मदद की। उनके निशान कमरे के हर कोने में छोड़ दिए गए थे। जब तक बाहर हम कैसे भाग सकते हैं? जब तुम वापस आए थे तो क्या तुम सुपरमार्केट नहीं गए थे? माफ करना जियाओ माँ, मुझे लगता है कि मैं इसे भूल गया। लियू शियाओई का शरीर अचानक सख्त हो गया। कांपते हुए उसने पूछा, हम कब भाग गए? काओ शाओयांग ने अपनी पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहों को कसकर लपेट लिया और लापरवाही के लहजे में कुछ शैतानी कहा, घर में केवल एक ही बचा है। लियू शियाओई योगा मैट पर गिर गई। उसका पहला विचार था, यह एक आपदा है। रिश्तेदार जो शाओयांग के कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले आए थे वे अभी गए थे, लेकिन कुछ विचार के बाद वह शांत हो गई, यह महसूस करते हुए कि उसका व्यवहार हाइंडसाइट में समझ में आता है। वह हमेशा कुछ चीजों पर जोर देता था और अब उसे समझ में आया कि क्यों। हालांकि स्थिति आदर्श नहीं थी, वह लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। सच्चाई का एहसास होने के बाद लियू शियाओई ने इस लड़ाई को समाप्त करने का फैसला किया। तुम इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकते हो? क्या होगा अगर? काओ शाओयांग शरारती ढंग से मुस्कुराया। चिंता मत करो जियाओ माँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? अगली सुबह काओ शाओयांग अचानक जाग गया। अपनी टेलबोन में एक तेज दर्द से चौंक गया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने लियू शियाओई की उग्र नजरें मिली, जबकि उसकी कमर पर धड़कते दर्द को महसूस कर रहा था। फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। लियू शियाओई ने उसकी कमर को कसकर मरोड़ा, जिससे वह चिल्ला उठा। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता उसने उसे फिर से लात मारी। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। यही है जिसे तुम मुझ पर भरोसा करने को कहते हो, मुझ पर विश्वास करने को कहते हो। कल रात तुमने मुझे लगभग एक क्रीम पफ बना दिया था, अब उठो और मुझे दवा खरीदो। उसकी आवाज में नाराजगी लगभग टेंजिबल थी। काओ शाओयांग ने शर्मिंदा दोषी मुस्कान दी। उसने वापस बात करने या देरी करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह निर्विवाद रूप से दोषी था। स्कूल यूनिफॉर्म पकड़कर जिसे लियू शियाओई ने कल रात सबसे पहले उतारा था, जो एकमात्र पोशाक अभी भी बरकरार थी, उसने अपना चेहरा धोना, दांत ब्रश करना और अपने गंदे बालों को संवारना छोड़ दिया। थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए एक त्वरित समायोजन के बाद वह जल्दी से अपने बेडरूम से भाग गया। केवल जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए तो काओ शाओयांग ने अपना फ्रैंटिक एक्ट छोड़ दिया। अपने हाथों को जेब में डालकर उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। हाँ, उसका पहले का घबराहट भरा व्यवहार पूरी तरह से एक एक्ट था। कल रात का क्रीम पफ ऑपरेशन सावधानीपूर्वक नियोजित किया गया था, इसलिए जल्दी में दवा खरीदने के लिए भेजे जाने के बावजूद काओ शाओयांग को शाओयांग को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। वास्तव में वह खुद से काफी खुश था कल रात जो हुआ उसके कारण। हालांकि इसमें जियाओ मा में कुछ इंजेक्ट करना शामिल था, सार्वमौलिक रूप से उसकी अपनी जीवन शक्ति से अलग नहीं था। हालांकि यह एक पूरी तरह से अलग स्तर पर एक विशेष प्रणाली ग्रेड दवा के रूप में काम करता था। वह इस जीवनकाल में सटीक तंत्र को संभवतः समझ नहीं सकता था, लेकिन उसने सिस्टम से खरीदी गई कार्यात्मक इंजेक्शन विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन की गई, उसे एक माध्यम के रूप में अपने शरीर की आवश्यकता थी। प्रभाव केवल इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण या प्राकृतिक अवशोषण के माध्यम से सक्रिय किए जा सकते थे, जिसमें प्राकृतिक अवशोषण सबसे अच्छा परिणाम देता था। बेशक एक कीमत चुकानी पड़ी। जो कुछ भी दिया गया वह केवल दवा के रूप में काम कर सकता था। प्रजनन के लिए इसका उपयोग करने के बारे में भूल जाओ, ये प्राप्तकर्ता के शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। गर्भावस्था बिल्कुल असंभव। कल रात जियाओ मा को उसके जोखिम भरे समय में देखकर काओ शाओयांग ने क्षणिक खुशी के लिए पूरा जोर लगाया। एक भारी कीमत चुकाए, सौंदर्य बढ़ाने वाले इंजेक्शन, स्तन वृद्धि शॉट्स, हिप ऑगमेंटेशन खुराक, कमर स्लिमिंग इंजेक्शन और वसा जलाने वाले शॉट्स, प्रत्येक की कीमत उसे 500,000 युआन थी। यहाँ तक कि दूसरा सबसे महंगा इंजेक्शन, शरीर मजबूत करने वाली खुराक 1000,000 युआन प्रत्येक पर 2 बार इस्तेमाल किया गया था। अगर सिस्टम के असीमित ऊर्जा और टाइटेनियम मिश्र धातु दोहरी गुर्दे के लाभ नहीं होते तो कोई भी इसे करने की कोशिश करने वाला एम्बुलेंस में ले जाया जाता। हालांकि उसे पता था कि जियाओ मा को खतरनाक दिनों में इंजेक्शन के कारण गर्भवती नहीं होगी। जियाओ मा को यह नहीं पता था, इसलिए दवा खरीदना अभी भी आवश्यक था, चाहे उसे वास्तव में इसे लेने की आवश्यकता हो या नहीं। आखिरकार दवा स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक हानिकारक होती है, खासकर इस तरह की दवा जिसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए था? दवा की दुकान पर 40 साल की फार्मासिस्ट, एक सख्त दिखने वाली महिला, ने काओ शाओयांग को छात्र यूनिफॉर्म पहने हुए देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। काओ शाओयांग ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। शानदार, अब उसने शायद इस फार्मासिस्ट को पूरे साल के लिए स्टंट छोड़ दिया होगा। वास्तव में काउंटर के पीछे फार्मासिस्ट पूरी तरह से चौंक गई थी। हालांकि उसने प्रिकॉशंस टीम्स की कहानियां सुनी थी और यहाँ तक कि सहकर्मियों के साथ युवाओं द्वारा गर्भ निरोधक खरीदने के बारे में गपशप भी की थी। वे ग्राहक आमतौर पर इनकंस्पिक्यूअस कपड़ों में लिपटे होते थे। इसके अलावा ज्यादातर लड़कियां ही आती थीं, लड़के नहीं। अकेले एक छात्र यूनिफॉर्म में साहपूर्वक गर्भ निरोधक खरीदने के लिए आने वाला कोई, यह उसके लिए पहली बार था। फार्मासिस्ट को सदमे में जमे हुए देखकर काओ शाओयांग को और अधिक जोर देकर अपना अनुरोध दोहराना पड़ा। मालिक, कृपया मुझे एक डिब्बा मिंटिंग दें। धन्यवाद, उसने जोर से कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शब्द पर जोर दिया कि वह समझे और अपनी घबराहट से बाहर निकले। सौभाग्य से स्टोर में उसके और फार्मासिस्ट के अलावा कोई और ग्राहक नहीं था, इसलिए उसे सुने जाने की चिंता नहीं थी। मिंटिंग संभवतः गर्भ निरोधक उत्पाद के एक ब्रांड या प्रकार को संदर्भित करता है, जैसे आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां या जन नियंत्रण। एब्सोल्युटली, हियर्स द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर, कीपिंग द टोन एंड फ्लो एज नेचुरल एज पॉसिबल एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव पंक्चुएशन। अध्याय 37। शाओयांग, तुम्हारी परीक्षा के नतीजों के बारे में क्या महसूस कर रहे हो? शाओ मा, मैं दवा ले आया, काओ शाओयांग ने अंदर आते हुए घोषणा की। एक पल रुको, मैं अभी आती हूँ। शाओ मा की आवाज बेडरूम से आई। कुछ ही पल बाद वह बाहर आई। उसके बाल नम थे और तौलिए में लिपटे हुए थे। उसने एक स्ट्रैपी नाइटी पहनी हुई थी। उसने अपना गोरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुझे दवा दो। काओ शाओयांग ने अपने स्कूल की वर्दी की जेब से मिंटिंग का पैकेट निकाला, लेकिन तुरंत उसे नहीं दिया। जैसे ही शाओ मा उसे लेने के लिए पहुंची उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इससे पहले कि वह गुस्सा होती उसने जल्दी से कहा, शाओ मा, मैंने दवा तो खरीद ली है, लेकिन मैं तुम्हें इसे लेने नहीं दूंगा। दवा 3 तिहाई जहर है, या तुम गर्भवती हो सकती हो, इस कहावत को भूल या तुम गर्भवती हो सकती हो, इस कहावत को भूल जाओ। अगर तुम गर्भवती हो भी गई तो क्या हम बच्चे को नहीं रखेंगे? मैं तो वास्तव में चाहता हूं कि शाओ मा मुझे एक छोटा बच्चा दे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शाओ मा का लहजा सख्त हो गया। क्या तुम जानते हो अगर मैं गर्भवती हो गई तो इसका क्या मतलब होगा? क्या तुम पिता बनने के लिए तैयार हो? नहीं, तुम नहीं हो। तुम दिल से अभी भी बच्चे हो, ये सोच रहे हो कि यह कोई रोमांचक साहसिक कार्य है। शाओ मा तुम्हें इस तरह लापरवाही से व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगी। अच्छे बनो, मुझे दवा दो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। काओ शाओयांग उसकी बातों को सुनकर चुप हो गया। हाल ही में उसके लिए सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। बाहर की महिलाएं उसकी इच्छाओं के आगे झुक जाती थीं, अपनी मर्जी से देती और लेती थीं। शिनचुन जियो जैसी किसी को प्रशिक्षित करने में उसकी सफलता ने शायद उसके अहंकार को बढ़ा दिया था। हालांकि उसे विश्वास था कि शाओ मा गर्भवती नहीं होगी और जानता था कि उसे अपने सिस्टम के तरीकों से कुछ लाभ मिलेगा। शाओ मा को यह नहीं पता था। इससे भी बदतर, उसने उस चिंता पर विचार नहीं किया था जो उसे महसूस हो सकती थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी ही बनाई हुई कल्पना में जी रहा था। शाओ मा के डर और स्वायत्ता को स्वीकार करने में विफल रहा था। वह उसकी काल्पनिक आदर्श दुनिया में कोई कठपुतली नहीं थी, उसकी अपनी सोच और चिंताएं थीं।
यह माना कि वह उसके लिए निर्णय ले सकता है अनुचित और चोट पहुंचाने वाला था संभवतः उसे दूर कर रहा था। ये सब सोचने के बाद काओ शाओयांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर झुकाया और अपनी गलती मान ली। शाओमा, मुझे माफ करना। मैंने स्वार्थी तरीके से काम किया और तुम्हारी भावनाओं पर विचार नहीं किया। मैंने कल रात और अभी जो किया वह गलत था। मुझे माफ करना शाओमा। उसकी माफी सुनकर शाओमा का चेहरा नरम पड़ गया और उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। शाओयांग, तुम अपने कार्यों पर विचार कर सकते हो और अपनी गलतियों को मान सकते हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। शाओमा तुम्हारी माफी स्वीकार करती है। मेरे शाओयांग को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। अब दवा दो। काओ शाओयांग ने आज्ञाकारी रूप से उसे दवा दी और एक कर्तव्यनिष्ठ सहायक की तरह उसे एक गिलास पानी भी दिया। दवा को पानी के साथ निगलने के बाद शाओमा ने खाली गिलास उसके हाथ में रख दिया। उसने स्वाभाविक रूप से अपने पेट पर हाथ फेरा। एक राहत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई और अगली बार इसे खरीदना भूल गया। जैसा कोई बहाना मत बनाना। शाओमा तुम्हारी छोटी चालों को तुरंत पहचान जाती है। काओ शाओयांग ने आश्चर्य से ऊपर देखा। शाओमा, तो तुम्हें शुरू से ही पता था। तो फिर कल रात उसने पूरा नहीं किया, लेकिन मतलब साफ था और शाओमा समझ गई। उसने उसे धीरे से गले लगाया। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें कल रात क्यों नहीं रोका और तुम्हें अपनी मर्जी से करने दिया है ना? हम। काओ शाओयांग ने सिर हिलाया पुष्टि करते हुए। शाओमा मुस्कुराई। सोचो तुम कल रात कितने उत्साहित थे। तुम तो लगभग शाओमा को निगलने के लिए तैयार थे। मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती थी? काओ शाओयांग चुप हो गया। फिर धीरे से उसने कहा, शाओमा तुम सबसे अच्छी हो। हे, अगर तुम जानते हो कि शाओमा अच्छी है तो तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बात माननी चाहिए। ऐसी हरकत फिर से मत करना, ठीक है? बिल्कुल शाओमा। काओ शाओयांग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, मेरी बात पूरी हो गई। शाओमा को अब सोना है। मुझे नहीं पता तुम्हें इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है। अब जब तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, शाओमा अंततः आराम कर सकती है। लेकिन तुमने आज मुझे इतना थका दिया है कि मुझ में खाना बनाने की भी ताकत नहीं है। स्कूल जाते समय अपने लिए कुछ खाने को खरीद लेना, ठीक है? हे शाओमा, तुम सोने जा रही हो, लेकिन खाली पेट सोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या हमारे घर में अभी भी दलिया नहीं है? आराम करने से पहले थोड़ा कुछ खा लो। मुझे पता है मैं खुद को भूखा नहीं रखूंगी। मेरी चिंता मत करो और जल्दी करो और नहा लो। क्या तुम्हारे स्कूल ने नहीं कहा था कि तुम्हें 9 बजे अपने उत्तरों की जांच करने और अपने अंकों की गणना करने के लिए जाना है? पहले ही 8 बज चुके हैं, समय बर्बाद मत करो। वाह, ये स्वादिष्ट है। किसी कारण से स्कूल के गेट के पास के स्नैक्स हमेशा दूसरी जगहों से बेहतर लगते थे। गेट के पास एक पेन के विक्रेता के स्टॉल पर काओ शाओयांग ने 2 सॉसेज और एक अंडे के साथ एक जियांबिंग गोजी के लिए 8 युआन खर्च किए। एक ही निवाले में तले हुए आटे की कुरकुरापन और सॉस की मिठास उसके पूरे तालू में भर गई। जब तक वह कक्षा में चला गया, वह अभी भी जियांबिंग गोजी की यादों में खोया हुआ था, जिसे उसने कुछ ही निवालों में निगल लिया था। उसने सोचा कि क्या पेन के विक्रेता उसके उत्तरों की जांच पूरी करने के बाद भी वहीं होगा? शायद नहीं। एक बार छात्रों की भीड़ गुजर जाने के बाद ये स्टॉल आमतौर पर अधिक व्यस्त इलाकों में चले जाते थे। वे केवल स्कूल की छुट्टी के बाद ही फिर से दिखाई देते थे, लेकिन तब तक वह निश्चित रूप से स्कूल से चला जाता। शाओयांग, तुम्हें क्या लगता है तुमने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया? अध्याय 38 और आंटी एनयू बेबी फेस ब्यूटी। पूछने वाला उसका डेस्क में शू शाओ हुआ था, जो इससे पहले केवल एक बार दिखाई दिया था। काओ शाओयांग अपनी डेस्क पर झुका हुआ अपने फोन पर खेल रहा था। उसने अपने डेस्क में को तिरछी नजर से देखा और लापरवाही से जवाब दिया, मुझे लगता है मैंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ये सुनकर शू शाओ हुआ उत्साहित हो गया। मुझे भी लगता है मैंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत सारे प्रश्न प्रकार वही थे जिनका हमने अभ्यास किया है। मुझे लगता है कि मैं शीर्ष स्तरीय दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालयों में से किसी एक में भी पहुंच सकता हूं। अगर मैं बहुत भाग्यशाली रहा तो मैं पहले दर्जे के विश्वविद्यालय में भी पहुंच सकता हूं। काओ शाओयांग ने अपनी भौहें उठाई। आत्मविश्वास से भरा है ना? ऐसा लगता है कि उसे परीक्षा के दौरान अचानक प्रतिभा का विस्फोट हुआ। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें अग्रिम बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम पहले दर्जे के विश्वविद्यालय में पहुंचोगे। शू शाओ हुआ ने शर्माते हुए हंसा और अपने सिर के पीछे खुजली की। मुझे उम्मीद है और मैं तुम्हें भी एक शानदार परिणाम की कामना करता हूं। तुम्हें अपनी पसंद का विश्वविद्यालय मिले। एक एक करके शिक्षक आते और जाते रहे और उनके साथ प्रत्येक विषय के अंक गिने जाते रहे। छात्रों को उत्तरों की तुलना करते ही अपने परिणामों का एक मोटा अनुमान हो गया था, जबकि अन्य या तो उत्साहित थे या निराश। काओ शाओयांग ने चुपचाप अपनी अनुमानित अंकों की शीट को छुपा लिया। ऐसा नहीं था कि उसके परिणाम खराब या शर्मनाक थे, बल्कि यह था कि उसने उत्तरों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया था और शायद उसने हद पार कर दी थी। शाओयांग, तुमने अपने अंकों का कितना अनुमान लगाया? उसके बगल की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। ये फिर से शू शाओ हुआ था, जो स्पष्ट रूप से उत्साहित था। उसके सोच चेहरे और उत्सुक आंखों से काओ शाओयांग बता सकता था कि शू वास्तविक जिज्ञासा से नहीं पूछ रहा था, बल्कि बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके साथ वह अपनी उत्तेजना साझा कर सके। अपने स्वयं के अंक साझा करने और संभवतः शू के मूड को खराब करने के बजाय काओ शाओयांग ने बात मोड़ दी, मेरे अंक मायने नहीं रखते। तुम्हारे बारे में क्या? तुमने कितना अनुमान लगाया? 532। शाओयांग, मैंने अपने अंकों का 532 अनुमान लगाया। इसके साथ मैं निश्चित रूप से पहले दर्जे के विश्वविद्यालय में हूं। मैंने कर दिखाया, मैंने वास्तव में कर दिखाया। शू शाओ हुआ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसकी आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। बधाई हो। काओ शाओयांग का जवाब ठंडा नहीं था, लेकिन वह बस संबंधित नहीं हो सका। उसने अपने सहपाठियों द्वारा सहन किए गए 3 साल की कड़ी मेहनत का अनुभव नहीं किया था। दूसरों की भावनाओं का मिश्रण उसके लिए विदेशी था। उसे एक दर्शक की तरह अधिक महसूस हुआ। शू शाओ हुआ को शांत होने में थोड़ा समय लगा। उसने काओ शाओयांग को अपनी कोहनी से धक्का दिया। देखा कि वह वापस अपने फोन पर खेलने लगा था। शाओयांग, तुमने मुझे अभी तक अपने अनुमानित अंक नहीं बताए। अब जब शू ने अपनी खुशी का पल पा लिया था, काओ शाओयांग को साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। 620, उसने लापरवाही से कहा। शाओयांग, तुम किस बारे में शेखी बघा रहे हो? 620। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन ऐसी संख्या क्यों बढ़ते हो? और वैसे मैंने क्लास मॉनिटर से सुना है कि जब सभी अपने अंकों का अनुमान लगा लेंगे तो हमारी क्लास एक अंतिम ग्रुप देने की योजना बना रही है। एक साथ कुछ मस्ती करने का मौका। क्या तुम जा रहे हो? वास्तव में दिलचस्पी नहीं है। मुझे भी जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे वे सभी क्लास लीडर बहुत प्रेटेंशियस लगते हैं। बस उन्हें देखकर चिढ़ होती है। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब जब हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनकी परवाह कौन करता है? तो तुम भी नहीं जा रहे हो? ठीक है, ये तय हो गया। मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बाद में चुपके से निकलने की योजना बना रहा हूं। क्या तुम शामिल होना चाहते हो? चुपके से निकलने के बारे में सुनकर काओ शाओयांग की आंखें उत्तेजना से चमक उठी। उसने नई ऊर्जा के साथ शू शाओ हुआ की ओर देखा। हम कब निकल रहे हैं? अभी। शू शाओ हुआ ने अजीब सी हंसी हंसी। अभी नहीं। होमरूम टीचर अभी भी दूसरी कक्षा में है और यहां नहीं आई है। हमें टीचर के आने तक इंतजार करना होगा। और टिल्डे, तो अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। काओ शाओयांग का उत्साह तुरंत कम हो गया। अगर हम टीचर के आने के बाद निकलते हैं तो यह चुपके से निकलना नहीं है, ये तो बस आधिकारिक तौर पर छुट्टी शुरू करना है। इसमें कुछ भी रोमांचक नहीं है। ज्यादा देर नहीं लगी इससे पहले कि होमरूम टीचर आखिरकार उत्सुक प्रत्याशा के बीच आ गई। जैसा कि अपेक्षित था, ये सामान्य भाषण था। सुरक्षा पर जोर देना, कॉलेज आवेदन प्रक्रियाओं पर चर्चा करना और परीक्षा परिणामों की जांच कैसे करें ये समझाना। एक बार जब शिक्षक ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली तो उन्होंने छुट्टी की घोषणा कर दी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता या उसे रोकने की कोशिश करता, काओ शाओयांग ने अपना बैग पकड़ा और पिछली खिड़की से बाहर निकल गया। उसका डेस्क में जिसने अभी अपनी चीजें पैक करना शुरू किया था पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। काओ शाओयांग का तेजी से बाहर निकलना एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता प्रतीत हुआ। प्रारंभिक सदमे के बाद कक्षा शोर से भर गई, क्योंकि उसके सहपाठी अपनी चीजें पकड़ने और उसका अनुसरण करने के लिए दौड़ पड़े, लहरों में बाहर निकलते हुए। क्लास प्रतिनिधि जो विदाई पार्टी की योजना बना रहे थे असहाय दिखते हुए खड़े रह गए। वाह, मुझे हवा पीछा करने वाला लड़का कहो। अपनी जेबों में हाथ डाले सड़क पर चलते हुए काओ शाओयांग अतिशील शैली के एक क्षण में लिप्त होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी विजयी मनोदशा साझा करने के लिए आंटी एनयू को एक जश्न मनाने वाला इमोजी भेजा। उसके बाद अपने अनुमानित परीक्षा स्कोर के बारे में एक त्वरित चेक की। जैसा कि अपेक्षित था, उसने एक और प्रशंसक को जीत लिया। उसी दिन बाद में वह घर गया। उसने अपनी सुगंधित शाओमा को अपनी बाहों में लिया और गहरी नींद सो गया। परीक्षाओं के बाद के पहले कुछ दिनों में काओ शाओयांग ने शाओमा के साथ शहर के हर स्थान का फिर से दौरा किया। चाहे वे पहले वहां गए हो या नहीं, चाहे उन्होंने इसे अच्छी तरह से खोजा हो या नहीं, अंततः शाओमा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जोर देकर कहा कि युवा लोगों को नए दोस्त बनाने की जरूरत है और अपना सारा समय उसके इर्द-गिर्द घूमने में नहीं बिताना चाहिए। काओ शाओयांग को गहरा संदेह था, क्या शाओमा बस उसकी अथक दिन रात की ऊर्जा से थक गई थी? क्या इसलिए उसने उसे बाहर निकालने के लिए ऐसा कमजोर बहाना बनाया? लेकिन कोई बात नहीं, अगर शाओमा उसे अपने आसपास नहीं चाहती थी तो उसके पास अभी भी आंटी एनयू थी, बेबी फेस ब्यूटी, एक प्रभावशाली आकृति के साथ। अध्याय 39। मौसी को अभी महारानी का एक कॉस्प्ले पोशाक मिला है। वीवू द ग्रेट। मौसी रेन, मुझे बाहर निकाल दिया गया है। कृपया मुझे सांत्वना दे, गले लगाओ, मुझे अंदर ले लो। प्लीजिंग जेपीजी। नाइट रेन जेंटल चिल। हम बाहर निकाले जाने के बाद ही तुम्हें मेरी याद आई। खुश नहीं हूं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड मौसी के साथ क्यों नहीं रहती? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसे संतुष्ट नहीं कर सके और इसलिए तुम्हें बाहर निकाल दिया गया? नहीं नहीं, कॉनन एडजस्टिंग ग्लासेज इमोजी। वीवू द ग्रेट। तुम आग से खेल रही हो, औरत अपने आदमी की क्षमताओं पर सवाल उठा रही हो।
क्या तुम अपने कमजोर प्रदर्शन भूल गई हो? नल वाली मौसी, नाइट रेन जेंटल चिल, हाथ हिलाकर कार में बैठने वाला इमोजी। हे नल वाली मौसी, मैं नल संभालती हूँ और तुम पानी, मुझे कम मत समझना। अब बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं? मजाक में खटखटाया, वी वू द ग्रेट। हे गंभीरता से कहूं तो मैं कुछ समय के लिए बाहर रहने के लिए आवेदन कर सकता हूं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रात में गले लगाकर सुलाऊं? नाइट रेन जेंटल चिल, आंखें चमकने वाला इमोजी। सर मेरा इंतजार करो, मौसी अभी छुट्टी ले रही हैं, तैयार हो रही हैं और तुम्हें छोटे भाई का स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं। काओ शाओयांग ने अपनी जीभ से आवाज निकाली। मौसी रेन निश्चित रूप से खेलना जानती हैं, भले ही उनके कौशल कम हो। एक टैक्सी लेकर मौसी रेन की बिल्डिंग तक गया, वह सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ा और उसकी घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो मौसी रेन एक फटी हुई बिल्ली नौकरानी की पोशाक में प्यारी तरह से घुटनों के बल बैठी हुई दिखाई दी। उसे देखते ही उसने प्यारा सा सिर झुकाया और लगभग बीमार करने वाली प्यारी आवाज में कहा, घर में आपका स्वागत है मालिक म्याओ। यह इतना व्यक्तित्व से भरा था। मौसी क्या आप बिल्ली का कॉस्प्ले कर रही हैं? म्याओ म्याओ। मालिक आप क्या कह रहे हैं? म्याओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है म्याओ। जैसे ही उसने सिर हिलाया उसके कॉलर पर लगी छोटी घंटी बजी। मालिक घर आ गए हैं, बिल्ली मालिक के जूते उतारने में मदद करेगी म्याओ। उसने झुकते हुए कहा। उसकी छोटी सी एप्रन शायद ही उसके चिकने बर्फीले सफेद वक्रों को ढक रही थी जैसे ही वह उसकी ओर रेंगती हुई आई। ये कठिन था, न केवल उसकी मुट्ठियां, उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। चूंकि बिल्ली इतनी ईमानदार थी, उसे सहयोग करना पड़ा। अपनी घुटनों के बल बैठी हुई स्थिति में उसके जूते उतारने में मदद करने के बाद मौसी रेन काओ शाओयांग की पैंट से एक खरोंच वाली पोस्ट की तरह चिपक गई। धीरे धीरे उसने अपना ऊपरी शरीर उठाया, उसकी कमर से सट गई और एक दयनीय रूप से प्यारी अभिव्यक्ति के साथ उसे ऊपर देखा। बिल्ली भूखी है, मालिक मुझे कब खिलाएगा म्याओ। शिकारी मोड सक्रिय। सोफे पर काओ शाओयांग ने मौसी रेन के भरे हुए सीने पर हाथ रखा जैसे ही वे गले लगे। मौसी क्या आप मेरे आने से पहले बहुत सारा पानी पी गई थी? आपको इतनी तेजी से पानी नहीं पीना चाहिए वरना आपको जल्दी पेशाब करना होगा। देखो, उसने भौहें चढ़ाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। मौसी रेन ने मुंह फुलाया और उसे हल्के से थप्पड़ मारा। क्या तुम मुझे फिर से नल कह रहे हो? तुम असली नल हो, अगर तुम न होते तो क्या मैं ऐसी होती? ये तुम्हारी गलती है कि इतने समय से मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे इसे रोकना पड़ा और इसीलिए यह अत्यधिक हो गया। काओ शाओयांग ने अपनी छाती पर उंगली से बनाए जा रहे वृत्तों को देखकर अपनी भौहें चढ़ाईं। ये थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। ठीक है, मुझे दोष दो। एक अनुचित मौसी का सामना करते हुए काओ शाओयांग केवल आत्मसमर्पण कर सकता था। मौसी रेन मुस्कुराई और उसे मजाक में थपथपाया। ये बेहतर है। फिर से करीब आते हुए उसने फुसफुसाया, जब तुम नहीं थे तब मौसी ने ऑनलाइन बहुत सारे कपड़े खरीदे। छोटे भाई क्या तुम मौसी द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए कपड़े देखना चाहते हो? उसकी आवाज मोहक और आकर्षण से भरी थी। अपनी जान पर काओ शाओयांग की प्रतिक्रिया महसूस करते हुए वह खिलखिला उठी। कल ही मुझे एक महारानी बॉ हैंकॉक कॉस्प्ले मिला है। समुद्री डाकू महारानी का अनुभव करना चाहते हो? काओ शाओयांग की आंखें चमक उठीं। उसने मौसी रेन के गुड़िया जैसे चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों को चूमा। मौसी तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मौसी रेन खड़ी हो गई, अपनी एप्रन को ठीक करने की परवाह नहीं की जो उसकी कमर तक चढ़ गई थी। एक फुर्तीले कदम के साथ वह बेडरूम में वापस चली गई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसकी उछलती हुई निकास को देखते हुए काओ शाओयांग संतुष्टि से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। जीवन की टिप, मौसी की उम्र आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण से नहीं लड़ सकती। लेते समय वे नेत्रहीन प्रभावशाली लग सकती हैं, लेकिन खड़े होने पर उतनी नहीं। सिस्टम के माध्यम से कई स्तन वृद्धि उपचारों के कारण मौसी की आकृति लगभग भौतिकी के नियम को धक्का बताते हुए विकसित हुई है, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के बंधन से बच रही है। न केवल आकार थोड़ा बड़ा है बल्कि बनावट में भी सुधार हुआ है, पहले से अधिक दृढ़ और अधिक लोचदार। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परिणाम उत्कृष्ट है। आखिरकार मैंने इन उपचारों के लिए सिस्टम पर असली पैसे खर्च किए हैं। ध्यान रखें, सिस्टम का बाजार कोई कैशबैक नहीं देता, भले ही पैसा किसी महिला पर खर्च किया गया हो। एक बार खर्च हो जाने के बाद वह चला जाता है। मैंने मौसी रेन में बहुत निवेश किया है। अध्याय 40, एक टूटी हुई समुद्री डाकू महारानी। हाल ही में काओ शाओयांग को आय का एक आकर्षक और लगातार स्रोत मिला था जिसने न केवल उसके नकद भंडार को घटने से रोका बल्कि उन्हें काफी बढ़ा दिया। उसकी सौतेली मां और मौसी नाइट रेन के लिए सिस्टम की दवाएं खरीदने के खर्चे आकस्मिक ढंग से आसानी से पूरे हो गए। कभी कभी काओ शाओयांग अपनी दूरदर्शिता पर आश्चर्यचकित होता था। पहले एक छोटी गुलाम लड़की को अपनाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय साबित हुआ था। हालांकि उसे पालने और प्रशिक्षित करने की लागत काफी थी। दैनिक प्रशिक्षण कार्यों में हजारों से दसियों हजारों तक के पुरस्कार मिलते थे और उसे कभी कभी परेशान करने वाले संरक्षकों से निपटने के लिए लाइव स्ट्रीम के दौरान बड़े सुझावों के साथ उसे बचाना पड़ता था। पुरस्कार निवेश से कहीं अधिक थे। पड़ोसी की ट्यूटर मां को अपनी छोटी गुलाम बनाने के बाद काओ शाओयांग ने उसके कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने तक उस पर 2 मिलियन युआन से अधिक खर्च किए थे। हालांकि उसके निवेश पर वापसी पर्याप्त थी। डिवाइन हरम सिस्टम के माध्यम से उसने कैशबैक में 17 मिलियन युआन से अधिक कमाई, जिससे ये प्रयास अत्यधिक लाभदायक हो गया। इस प्रकार उसकी सौतेली मां और मौसी नाइट रेन के लिए सकारात्मक ऊर्जा की दवाएं इंजेक्शन लगाने की लागत उसके लिए नगण्य थी। मौसी यूवे नाइट रेन। मौसी रेन के परिणाम सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट थे। उसकी अद्वितीय शारीरिक विशेषताओं का मतलब था कि आकार में थोड़ी वृद्धि और गुरुत्वाकर्षण की एक नई अवहेलना के अलावा परिवर्तन बहुत नाटकीय नहीं थे। इसके विपरीत उसकी सौतेली मां के परिणाम हड़ताली थे। कुछ ही दिनों के बाद भी उसकी एक समय पूरी तरह से फिट होने वाली ब्राइट निकस गई थी कि उन्हें खोलना एक चुनौती बन गया था। उसके बड़े हुए बस आकार के अलावा उसका पूरा शरीर अधिक आनुपातिक और सामंजस्यपूर्ण हो गया था। आखिरकार काओ शाओयांग ने अपनी सौतेली मां के लिए एक पूर्ण पैकेज उपचार खरीदा था। मौसी यूवे को दूसरी ओर केवल स्तन वृद्धि पैकेज मिला था। आज की यात्रा का एक हिस्सा शेष इंजेक्शन के साथ उसके उपचार को उन्नत करना था। सोफे पर बैठे हुए काओ शाओयांग ने अपने विचारों को भटकने दिया, जबकि अपनी आंखें मौसी यूवे के बेडरूम के दरवाजे पर टिकाए रखी आगामी घटना के लिए प्रत्याशा बढ़ रही थी। अंत में दरवाजा खुला। मौसी यूवे एक लाल समुद्री डाकू महारानी के कॉस्प्ले पोशाक में बाहर निकली। उसका गुड़िया जैसा चेहरा शायद महारानी के शाही व्यवहार से पूरी तरह मेल नहीं खाता था, लेकिन उसकी आकृति एक निर्दोष मनोरंजन थी। नाभि तक कटी हुई पोशाक उसके अविश्वसनीय रूप से भरे हुए सीने को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसकी लंबी पीली टांगें ऊंची दरारों से मोहक रूप से झांक रही थीं। उसकी आकृति समुद्री डाकू महारानी के अतिरंजित अनुपातों को अचूक सटीकता के साथ प्रतिबिंबित करती थी। बड़े 9 सांपों के झुमके उसके कानों से लटक रहे थे, परिवर्तन को पूरा कर रहे थे। आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए माफ करना, मौसी यूवे ने कहा। उसकी आवाज आकर्षण और अधिकार का मिश्रण थी। लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि उसने एक मुद्रा बनाई, एक हाथ उठाकर उसकी ओर इशारा किया जबकि दूसरा उसकी उजागर कुल्हे की हड्डी पर टिका था। एक पैर आगे बढ़ा जबकि दूसरा थोड़ा पीछे रहा। उसकी गर्दन पीछे झुकी हुई थी उसके सीने पर जोर देने के लिए। क्योंकि मैं बस बहुत सुंदर हूं। उसकी आवाज और मुद्रा ने समुद्री डाकू महारानी के सार को पूरी तरह से पकड़ लिया। काओ शाओयांग विरोध नहीं कर सका। वह उठा और दरवाजे पर उसकी ओर बढ़ा, एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और दूसरे हाथ से उसके एक सुडौल पैर को अपनी कुल्हे तक उठा लिया। एक तेज गति से उसने उसे उसके चौंकने की चीख के बीच ऊपर उठाया और उसे बिस्तर की ओर ले गया। उसने उसे आसानी से बिस्तर पर फेंक दिया, फिर उसके ऊपर खड़ा हो गया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी जैसे ही उसने उसकी फैली हुई आकृति को नीचे देखा। तो तुम समुद्री डाकू महारानी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। एक महान खगोलीय ड्रैगन की उपस्थिति में दास तुम्हें ऐसी एरोगेंस से बोलने की हिम्मत कहां से मिली? क्या ये तुम्हारी 7 समुद्री योद्धाओं में से एक की स्थिति के कारण है? बेतुकी बात मत करो, यह इस तथ्य को नहीं मिटाता कि तुम एक बार खगोलीय ड्रैगन के दास थे। तुम्हें मेरी जियोस की यातनाओं की याद दिलाने का समय आ गया है। बेडरूम समुद्री डाकू महारानी की व्यथित और याचना भरी चीखों से गूंज उठा। प्रभु खगोलीय ड्रैगन, कृपया मुझे और यातना मत दो। मुझे पता है कि मैं गलत थी, कृपया और नहीं रुको। अगर यह ऐसे ही चलता रहा मैं टूट जाऊंगी। समुद्री डाकू महारानी एक क्रूर चाबुक मार यातना के समान एक साइड स्प्लिट सजा के बीच हताशा में चिल्लाई। उसकी आवाज आंसू के कगार पर कांप रही थी। हाँ, तुम महान खगोलीय ड्रैगनों के नीचे एक खिलौना मात्र हो। तो क्या हुआ अगर तुम टूट जाओ? तुम्हें आसानी से दूसरे दास से बदला जा सकता है। ठंडी आवाज में जवाब आया। अपनी सजा स्वीकार करो। बॉ हैंकॉक 7 समुद्री योद्धाओं में से एक। मैं टूट रही हूँ। महारानी की अंतिम चीख कमरे में गूंज उठी। उसकी निराशा स्पष्ट थी। और इस प्रकार समुद्री डाकू महारानी बॉ हैंकॉक का शासन नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। पोषित होने के बाद मौसी यूवे में एक जीवंत ऊर्जा विकीर्ण हुई। उसका पूरा अस्तित्व एक नई जीवन शक्ति के साथ चमक रहा था। चूंकि मौसी रेन ने आज पूरे दिन की छुट्टी ली थी, दोनों ने अपनी प्रारंभिक भावुक पुनर्मिलन के बाद बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने साफ सफाई की और एक साथ बाहर निकले। जब से वे पहली बार मिले थे तब से बाहर घूमने का समय दुर्लभ था, इसलिए मौसी यूवे ने इस डे को बहुत सराहा। पहल करते हुए उसने अपना हाथ काओ शाओयांग के हाथ में लपेट लिया। उसके करीब प्यार से झुक गई। उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और सीधे पास के एक मनोरंजन पार्क के लिए रवाना हो गए। घूमने के लिए मौसी यूवे ने एक कैजुअल टैंक टॉप और शॉर्ट्स का चयन किया था जो उत्तरी क्षेत्र में जून की चिलचिलाती गर्मी के लिए एकदम फिट था। जबकि उसका पहनावा विशेष रूप से आकर्षक नहीं हो सकता था, यह उसकी आकृति थी जिसने लोगों का ध्यान खींचा। जैसे ही वे मनोरंजन पार्क में घूम रहे थे, काओ शाओयांग ने हर उस आदमी की ईर्ष्या भरी नजरें देखी जिनसे वे गुजरे। ये सिर्फ उसके कपड़ों का चुनाव नहीं था, मौसी यूवे की संपत्तियां उसे किसी भी भीड़ में वास्तव में अलग बनाती थीं।
मैं आपका स्वागत करता हूँ जहाँ हम नोवेल की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 41 शांति में सिस्टम ऊर्जा का संचार, रोलर कोस्टर, शानदार घूमने वाला झूला, टकराने वाली गाड़ियां, फेरिस व्हील, समुद्री डाकू जहाज, दोनों ने एक एक करके हर सवारी का आनंद लिया जैसे एक असली युवा जोड़ा। खासतौर पर शानदार घूमने वाले झूले के दौरान आंटी अनयुई का संतुलन उनके भारी बोझ के कारण थोड़ा अस्थिर था। शुरुआती झटकों के बाद वह सीधे काओ शाओयांग की गोद में चढ़ गई। दोनों हाथों से सुरक्षा रॉड को पकड़ते हुए उन्होंने अनजाने में काओ शाओयांग को एक मजेदार और अजीब पल दे दिया। मनोरंजन पार्क में अनगिनत आकर्षण थे। हंसी और खुशी के बीच आंटी अनयुई ने बेरोक खुशी के साथ मुस्कुराया। उन्होंने औपचारिक दोपहर का भोजन भी छोड़ दिया। इसके बजाय पार्क के विभिन्न नाश्तों का आनंद लिया। गोदुली होने तक काओ शाओयांग अनिच्छा से आंटी अनयुई को पार्क से बाहर ले गए। वापसी के रास्ते में आंटी अनयुई उत्साह से बातें करती रहीं, अपने अनुभव का हर विवरण सुनाती रहीं। उनका उत्साह तब भी कम नहीं हुआ जब दोनों बिस्तर पर गए। अभी भी एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। उन्हें अपनी बाहों में पकड़ते हुए उनकी चमकती आंखों को देखकर जो स्पष्ट रूप से सोने को तैयार नहीं थी, काओ शाओयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज तुम्हें मजा आया आंटी? आंटी अनयुई ने उनके गाल पर हल्का सा चुंबन लिया। उनकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई। हाँ, आंटी को बहुत अच्छा समय बिता। यह मेरे पूरे जीवन में पहली बार था जब मैं मनोरंजन पा गई। पहले मेरे पास समय या पैसा नहीं था, इसलिए मैं केवल दूसरों को ऑनलाइन देख सकती थी। आज मैंने आखिरकार इसे खुद अनुभव किया। शाओयांग, तुम वाकई कमाल हो। आंटी को तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। काओ शाओयांग ने उनके नाजुक चेहरे को धीरे से सहलाया क्योंकि वह और करीब आई। ओह, और आंटी मुझे कैसे शुक्रिया अदा करने की योजना बना रही हैं? अनयुई ने थोड़ा सोचा, फिर अचानक उनकी बाहों से बाहर निकल गईं। यहाँ रुको। कुछ पलों बाद उन्होंने अलमारी में टटोला। बिस्तर पर एक छोटा सा बैंगनी कपड़ा फेंका, फिर एक प्लास्टिक में बंद कला स्टिकर की शीट। ये सब क्या है? काओ शाओयांग ने उनके द्वारा दिए गए टैटू जैसे स्टिकर को देखा। अनयुई ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, इसके बजाय बस पूछा, शाओयांग, क्या तुम्हें आज सुबह हमारा महारानी खेल मजेदार लगा? काओ शाओयांग की आंखें चमक उठी। उनके हाथ में स्टिकर देखते हुए एक परिचित एहसास हुआ। रुको, क्या ये वन पीस के सेलेस्टियल ड्रैगन खुर के निशान नहीं है? बिल्कुल सही, सही अनुमान के लिए बधाई। मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से लिया। अनयुई ने उनकी पीठ काओ शाओयांग की ओर की और अपनी नाजुक उंगलियों को अपनी चिकनी पीठ पर फेरा। अब क्या तुम आंटी की पीठ पर अपना सेलेस्टियल ड्रैगन खुर का निशान छोड़ना चाहोगे? काओ शाओयांग की सांसें रुक गईं क्योंकि उन्होंने उनकी बेदाग पीठ को देखा, कल्पना करते हुए कि यह निशान के साथ कैसी दिखेगी। उनकी सांसें स्पष्ट रूप से भारी हो गईं। हालांकि वह अभी भी उस रहस्यमय कपड़े को लेकर उलझन में थे जो उन्होंने पहले फेंका था। सामग्री नई थी लेकिन अजीब आकार की थी और वह इसका उद्देश्य नहीं समझ सके। ये क्या है? उन्होंने उस सिकुड़े हुए कपड़े की ओर इशारा किया। अनयुई ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। अभी इसकी चिंता मत करो, ये बाद में एक आश्चर्य के लिए है। पहले आंटी को टैटू लगाने में मदद करो। मैं इसे खुद नहीं कर सकती। एक बार हो जाने के बाद तुम सब समझ जाओगे। ठीक है। स्टिकर पैकेजिंग के निर्देशों का पालन करते हुए काओ शाओयांग ने उनकी पीठ पर सेलेस्टियल ड्रैगन खुर का निशान सावधानी से लगाया। कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। आखिर यह उनके अपने आनंद के लिए था। परिणाम से संतुष्ट होने के बाद अनयुई ने उस रहस्यमय कपड़े को पकड़ा, दरवाजा खोला और बाहर चली गईं। जब वह वापस आई, वन पीस की महारानी की तरह दिख रही थी, तब काओ शाओयांग को आखिरकार समझ आया, यह उनके लिए विशेष रूप से तैयार एक विशेष प्रदर्शन था। इसके बाद का दृश्य इतना चमकदार और निजी था कि इसे साझा नहीं किया जा सकता। दिन और शाम एक साथ बिताने के बाद काओ शाओयांग ने अपने शुरुआती लक्ष्यों में से एक हासिल कर लिया। आंटी अनयुई में सिस्टम ऊर्जा का संचार करना। उन्होंने सिस्टम स्टोर में उपलब्ध हर चीज का उपयोग किया जो उनके लिए लाभकारी हो सकती थी, सिवाय उनके जीवन काल को बढ़ाने के। सिस्टम का धन जो शुरू में 1.68 बिलियन था, रातों रात 3 मिलियन कम होकर 1.63 बिलियन रह गया। लेकिन काओ शाओयांग के लिए सब इसके लायक था। अगले दिन आंटी अनयुई जो कल छुट्टी पर थी, हमेशा की तरह काम पर लौट गईं। इस बार काओ शाओयांग ने उनसे एक और दिन की छुट्टी लेकर उनके साथ घर पर रहने के लिए नहीं कहा। वह भी उनकी दिनचर्या को बाधित नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पहले ही आंटी को कई लाख युआन खर्च करने के लिए दे दिए थे, जो उनके काम छोड़ने और आरामदायक जीवन जीने के लिए काफी था। फिर भी वह हर दिन काम करने का विकल्प चुनती थी। अनयुई ने समझाया कि इस तरह जीने से उन्हें अधिक संतुष्टि मिलती थी। फिलहाल काओ शाओयांग ने उनके द्वारा चुने गए जीवन शैली में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने मन बना लिया था कि एक बार उनकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद वह उनके साथ सब कुछ के बारे में खुलकर बात करेंगे। अध्याय 42, तकनीशियन नंबर 58। काओ शाओयांग ने पहले ही योजना बना ली थी। जैसे ही उसके कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आएंगे और उसे प्रवेश पत्र मिलेगा, वह इस शहर को छोड़कर शंघाई विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएगा। वह अपनी चाची अनयुई को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। अभी वह अपने परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहा था जो उसकी योजना का आधार बनेंगे। जब समय आएगा, वह अनयुई से स्पष्ट बात करेगा। अगर वह उसके साथ शंघाई जाने का फैसला करती है तो वह उसे अच्छा जीवन देगा। चाहे वह काम करना चाहे या अमीर औरत की जिंदगी जीना चाहे, वह उसका समर्थन करने में सक्षम था और करना चाहता था। अगर वह इस शहर में रहने का फैसला करती है तो वह उसका सम्मान करेगा और उसे एक उदार विदाई उपहार देकर अच्छे रिश्ते में विदा करेगा। उसके जीवन में दो अन्य महिलाओं के बारे में उसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से उसके साथ नहीं जाएंगी। उनके साथ उसके रिश्ते केवल क्षणिक प्रेम थे। उदाहरण के लिए परिपक्व चाची यूना, उसकी एक बहू और एक पोता था और वह वर्षों से इस शहर में रह रही थी। संभवतः उसका यहाँ गहरा नाता था। उसे अपने साथ ले जाने का मतलब उसका पूरा परिवार साथ लाना होगा। हालांकि एक सास और उसकी बहू के साथ रहने का विचार रोमांचक लग सकता था, लेकिन उसकी बहू की तस्वीरों के आधार पर वह केवल औसत दिखती थी। काओ शाओयांग केवल इतना कह सकता था कि वह बदसूरत नहीं थी। काओ शाओयांग जो एक हरम बनाने का सपना देखता था, के लिए अनावश्यक बोझ ढोना और किसी को मनाने की कोशिश करना उचित नहीं था। फिर थी शिनचुन जियाओ, पड़ोस की पढ़ाई साथी माँ। उसका मामला और जटिल था। काओ शाओयांग ने उसे एक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखा था जो उसे एक समर्पित माँ के रूप में आकर्षित करता था, जो अपने बच्चे की परीक्षा की तैयारी में सहयोग करती थी। बाद में उनके जोखिम भरे रोल प्ले ने उसके आकर्षण को और बढ़ाया। उत्साह वास्तविक था और उसके मार्गदर्शन में शिनचुन जियाओ ने एक डांसिंग स्ट्रीमर के रूप में मध्यम प्रसिद्धि हासिल की थी। हालांकि एक पढ़ाई साथी माँ के रूप में उसकी दोहरी पहचान एक आकर्षण और बाधा दोनों थी। उसका रोल ये सुनिश्चित करता था कि वह अपने बच्चे के साथ तब तक रहेगी जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। अब जब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करियर जोर पकड़ रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों की पहली मुलाकात के बाद फिर कभी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हुई थी और यह सच्चा प्यार नहीं था। उसे अपने साथ चलने के लिए मनाना उतना ही मुश्किल और बेकार था जितना यूना को मनाना। इसलिए उसने दोनों को छोड़ देने का फैसला किया। हालांकि इतना समय और मेहनत लगाने के बाद खाली हाथ जाना उसका तरीका नहीं था। परीक्षा और विश्वविद्यालय के बीच के खाली समय में उसने इस अवधि का अधिकतम उपयोग करने का निश्चय किया ताकि वह नुकसान में न रहे। आखिरकार उसने पैसा खर्च किया था और उसे इसका फल मिलना चाहिए था। पहले एक नहाना, फिर वह यूना को जीत लेगा। शिनचुन जियाओ के लिए कोई जल्दी नहीं थी। प्रशिक्षण कार्य उसे अभी व्यस्त रखेंगे। दूसरी मंजिल पर वीआईपी अतिथि वही फ्लो मैनेजर ने उसका स्वागत किया। हालांकि उसकी आखिरी यात्रा को एक महीने से अधिक समय हो गया था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। काओ शाओयांग ने सार्वजनिक हॉल को देखा लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं दिखा जिसे वह ढूंढ रहा था। क्या वह किसी अन्य ग्राहक की सेवा कर रही थी? उसकी बाहें सिकुड़ गईं। उसने पहले से यूना से संपर्क किया था और उसने इंतजार करने का वादा किया था। फिर वह कहाँ थी? उसके रिएक्शन को देखकर फ्लो मैनेजर को ये युवक याद आया। हालांकि यह उसकी दूसरी यात्रा थी और उसने पिछली बार सदस्यता भी नहीं ली थी। उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले थी। निजी तौर पर उनके प्रतिष्ठान में हर कोई इस युवक को जानता था। आखिरकार उसकी पहली मसाज सत्र में उसने तकनीशियन यू को 20,000 युआन से अधिक टिप दी थी। युवक का फिर से आना और उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर फ्लो मैनेजर का दिल धड़क गया। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने यूना को एक अन्य ग्राहक को सौंप दिया था, भले ही यूना ने चुप थी। उस समय फ्लो मैनेजर ने सोचा था कि यूना किसी सामान्य ग्राहक का इंतजार कर रही थी। बिना ज्यादा सोचे उसने उसे किसी और की सेवा में भेज दिया। उसे नहीं पता था कि यूना जिसका इंतजार कर रही थी वह व्यक्ति था। 20,000 युआन टिप देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वजह से फ्लो मैनेजर नाराज कर सकती थी। सौभाग्य से उसने यूना को पास के महिला स्नान क्षेत्र में एक महिला ग्राहक की सेवा में भेजा था। इससे संभावित नुकसान कम हुआ। अगर उसने गलती से यूना को किसी पुरुष ग्राहक को सौंप दिया होता तो शायद वह आज इसके परिणामों को संभाल नहीं पाती। जल्दी से उसने सफाई दी। सर, क्या आप तकनीशियन नंबर 58 को ढूंढ रहे हैं? काओ शाओयांग ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पहले से उसके साथ व्यवस्था की थी। वह यहाँ क्यों नहीं है? फ्लो मैनेजर ने थोड़ा झुककर माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है सर, यह मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि आपने उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया था, इसलिए मैंने तकनीशियन नंबर 58 को महिला स्नान क्षेत्र में एक महिला ग्राहक की सेवा में भेज दिया। उसने जानबूझकर महिला स्नान शब्दों पर जोर दिया ताकि कोई गलतफहमी न हो।
इस जवाब से काओ शाओयान संतुष्ट लग रहा था और उसके चेहरे की नाराजगी कम हो गई। ऐसे में नंबर 58 कब तक खत्म करेगी? फ्लो मैनेजर ने अपनी घड़ी देखी और चुपके से राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति समझदार था, जिससे स्थिति को सुलझाना आसान हो गया। अध्याय 43 नृत्य से उब गए। मुझे वीचेट पर जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? टेक्नीशियन नंबर 58 ने अभी शुरू किया है, उसे खाली होने में कम से कम आधा घंटा और लगेगा। मैनेजर ने समझाया, क्या मैं आपके लिए एक और टेक्निक एक प्राचीन पोशाक वाली सुंदरता सही संगीत के साथ शानदार। रुको, ये कौन अंकल है? ब्लॉक स्क्रॉल करो। उसने भौहें चढ़ाई। ये किस तरह का एल्गोरिथम है? बकवास की सिफारिश कर रहा है। थम्स डाउन। खूबसूरत कामुक महिलाओं की धारा ने उसका ध्यान तब तक खींचे रखा जब तक उसने किसी परिचित को नहीं देखा। एक सेकंड रुको। उसने आंखें सिकुड़ी, उसे एक स्पष्ट पहचान महसूस हुई। उसके प्रोफाइल पर क्लिक करते हुए उसने उसके वीडियो स्क्रॉल किए, प्रत्येक क्लिप ने परिचितता की भावना को तेज किया। अंततः ये क्लिक कर गया, वह उसकी ऊपर की पड़ोसी थी। एक महिला जो पिछले साल के भीतर ही अंदर आई थी, संभवतः अपने बच्चे के अध्ययन के लिए एक और मां साथ थी। वे लिफ्ट में कुछ बार रास्ते में मिले थे। व्यक्तिगत रूप से वह उसे एक साधारण सुंदरता लगी थी, नाजुक लेकिन उल्लेखनीय नहीं। हालांकि उसके टिकटॉक वीडियो ने उसे एक परिपक्व ग्लैमरस आकृति में बदल दिया। फिल्टर और उत्तेजक कपड़ों से बड़ी हुई उसकी ऑनलाइन छवि उसके वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग महसूस हुई। क्या वे असली हैं? उसने फुसफुसाया, उसकी अपैरेंटमेंट प्रवर्धित वक्रों को देखते हुए। केवल फिल्टर ही उसे पूरी तरह से अलग व्यक्ति जैसा दिखाते हैं। हंसते हुए उसने फॉलो पर क्लिक किया। पड़ोसी के साइड हसल का समर्थन करना काफी हानिरहित लग रहा था। जल्द ही लियू शियाओई ने उसे खाने की मेज पर बुलाया। उसने ज्यादा देर तक स्क्रॉल नहीं किया था क्योंकि वह उसके लौटने के बाद से ही खाना बनाने में व्यस्त थी। रात के खाने के दौरान उन्होंने हल्की फुल्की बातें की। काओ शाओयान ने माहौल बनाने के लिए लाल शराब की बोतल खोलने का भी सुझाव दिया। आखिर थोड़ी नशे में लियू शियाओई हमेशा अप्रतिरोध रूप से गर्म और जीवंत हो जाती थी। हालांकि आज रात के समझौते का मतलब था कि और कुछ नहीं हो सकता था, वह बस उसके गालों पर नाजुक लाली देखकर ही संतुष्ट होता। लेकिन उसने शराब से मना कर दिया। रात के खाने के बाद उसने मेज साफ करने और डिशवॉशर में बर्तन रखने में मदद की। अपने फोन पर लौटकर उसने स्क्रॉल करना फिर से शुरू कर दिया जबकि लियू शियाओई साफ सफाई खत्म कर रही थी। वह सोफे के पीछे से उसके पास आई और पीठ पर टैप किया। शाओयान, मुझे अपने कमरे में काम करने जाना है। मेरे इलस्ट्रेशन प्रोजेक्ट की समय सीमा करीब आ रही है और मैंने अभी खत्म नहीं किया है। मुझे रात भर जागना होगा। थोड़ी देर अपना मनोरंजन करो फिर जल्दी सो जाओ। कल तुम्हें स्कूल में सुबह की कक्षाओं के लिए जल्दी उठना होगा। अध्याय 25 पड़ोसी ट्यूटर मां का भावुक नृत्य। चित्रण ये सही है। हालांकि सौतेली मां एक पूर्णकालिक देखभाल करने वाली थी जो उसे सहारा देने के लिए घर पर रहती थी। उसके पास अपनी आय का स्रोत भी था। वह ऑनलाइन फ्रीलांस कमीशन लेती थी, ग्राहकों के लिए मूल कलाकृति बनाती थी। जो एक शौक के रूप में शुरू हुआ था वह काफी लाभदायक साइड गिग में बदल गया था। जब वह अपने काम में व्यस्त हो जाती थी, काओ शाओयान उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सोफे पर थोड़ी देर तक छोटे वीडियो देखने के बाद उसने लिविंग रूम की बत्तियां बुझा दी और अपने बेडरूम की ओर चला गया। अभी बाथहाउस से लौटा था और उस दिन पहले ही कई बार नहा चुका था। उसने अपनी सामान्य सोने से पहले की धुलाई छोड़ दी। उसने कपड़े उतारे, बिस्तर पर गया और वेबसाइट पर अपने संदेशों की जांच करने के लिए अपना फोन उठाया। निश्चित रूप से आंटी आन्यू वेई ने उसे पहले ही कई संदेश भेज दिए थे। सबसे पहले स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज की तस्वीर थी। उसके बाद भोजन के बगल में पोज देती उसकी एक सेल्फी थी। तस्वीरों के नीचे कुछ संदेश थे। रात की बारिश की हल्की ठंडक। शाओयान, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे लिए यह प्यारा रात का खाना तैयार करने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत विचारशील हो। रात की बारिश की हल्की ठंडक। आंटी तुम्हें प्यार करती है। छवि संलग्न। रात की बारिश की हल्की ठंडक, लेकिन मेरे जाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? रात की बारिश की हल्की ठंडक, ये दावत मेरे लिए अकेले खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा है। मुझे अगली बार तुम्हारे साथ रहने में खुशी होगी। रात की बारिश की हल्की ठंडक। आपको ये पोशाक कैसी लगी? छवियां संलग्न। जब शाओयान ने तस्वीरें खोली और जूम किया तो उसकी सांसें जमीन रूप से भारी हो गईं। पहली छवि में एक घुमावदार आकृति पर एक नौकरानी की पोशाक दिखाई गई थी। दूसरी छवि में रोमिल बिल्ली के कान के हेडबैंड और एक कुंडलित बिल्ली की पूंछ का सहायक उपकरण दिखाया गया था। आमतौर पर शाओयान इतना घबराया हुआ नहीं होता, लेकिन आंटी आन उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। नौकरानी की पोशाक की उत्तेजना चंचल सहायक उपकरणों से कहीं ज्यादा थी। तथाकथित नौकरानी की पोशाक मुश्किल से योग्य थी। यह इतनी कम थी कि कामुक कपड़ों की श्रेणी में आती थी। शाओयान ने सोचा कि ऐसा डिजाइन कैसे पास हुआ। पोशाक को रणनीतिक रूप से रखे गए कपड़े के मात्र टुकड़ों तक कम कर दिया गया था, जिसमें रोमिल ट्रिम ही एकमात्र चीज थी जो इसे एक साथ जोड़े हुए थी। रात की बारिश की हल्की ठंडक। क्या आपको नौकरानी की पोशाक अच्छी लगती है? आंटी ने अभी इसे ऑर्डर किया है। अगली बार जब तुम रात के खाने के लिए आओगे तो मैं इसे तुम्हारे लिए पहनूंगी। रात की बारिश की हल्की ठंडक, लेकिन एक हल्की सी समस्या है। दुकान में आंटी के लिए पर्याप्त बड़ा आकार नहीं है, इसलिए मुझे सबसे बड़ा लेना पड़ा जो उनके पास था। मुझे यकीन नहीं है कि यह फिट होगा या नहीं। एक और सेल्फी संलग्न थी। यह अधिक उत्तेजक थी, जिसमें उसके हाथों ने रणनीतिक रूप से उसके ऊपरी शरीर को ढका हुआ था। अगर परिस्थितियां अनुमति देती तो शाओयान तुरंत उसकी ओर उड़ जाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि आंटी आन इतनी चंचल और साहसी होंगी। वह वास्तव में एक प्रमाणित विशेषज्ञ थी, हालांकि उसके निष्पादन में कुछ परिष्करण की आवश्यकता थी। फिर भी यह चंचल अजीबपन उसके आकर्षण का हिस्सा था। आखिर हर कोई ऐसे साहसी कदम नहीं उठा सकता था। रात की बारिश की हल्की ठंडक। मैं बहुत भरी हुई हूं, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सब तुम्हारी गलती है जिसने मुझे पहले थका दिया था। आज रात कोई शरारती चैट नहीं। मुझे ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। अगली बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। रात की बारिश की हल्की ठंडक। तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम व्यस्त हो। आंटी अब और जाग नहीं सकती। अग्रिम में शुभ रात्रि मेरे प्रिय। दिल दिल। उसके संदेशों को देखते हुए शाओयान को पछतावा हुआ। ये बहुत शर्म की बात थी, उसने इस प्रस्थान और सवार होने का मौका गवा दिया था। हालांकि वह जानता था कि आंटी शायद सो गई थी। उसने अभी भी शुभ रात्रि इमोजी के साथ जवाब दिया इससे पहले कि उसने उनकी चैट बंद कर दी। फिर उसने एक और बातचीत खोली। खिला हुआ धन। क्या तुम शाओयान सुरक्षित घर पहुंच गए? जब तुम पहुंचो तो आंटी को बताना। वे वुड द ग्रेट। आंटी यू के लिए चुंबन। मैं घर पर हूं और अभी खाना खत्म किया है। उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आंटी यूना ने शायद अपना फोन एक तरफ रख दिया था और काम पर वापस चली गई थी। हालांकि दोनों आंटियों को चेक करने की फुर्सत नहीं थी। शाओयान को निराशा नहीं हुई। उसने फिर से टिकटॉक खोला और छोटे वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल किया उसकी स्क्रीन पर एक लाइव स्ट्रीम दिखाई दी। उसने लगभग इसे स्वाइप कर दिया, लेकिन सहज रूप से वापस आकर एक और नजर डाली। करीब से देखने पर उसका अनुमान सही था। लाइव स्ट्रीमर कोई और नहीं बल्कि वही पड़ोसी ट्यूटर मां थी जिसे उसने उसी शाम पहले फॉलो किया था। उसने लाइव स्ट्रीम में टैप किया। स्क्रीन पर वह संगीत की ताल पर नाच रही थी। एक उच्च ऊर्जा वाला स्वयं कोरियोग्राफ किया गया रूटीन कर रही थी। उसके स्ट्रैपलेस सफेद टॉप ने उसके प्रभावशाली वक्रों को उजागर किया। उसकी प्रमुख क्लीवेज ने एक सॉफ्ट छाप छोड़ी। उसने इसे टाइट फिटिंग डेनिम जींस के साथ जोड़ा, इतनी टाइट कि उन्हें पहनने में संघर्ष करना पड़ा होगा। जींस ने उसके लंबे पतले पैरों और सुडौल कुल्हों को निखारा। उसकी त्वचा से इतनी कसकर चिपकी हुई थी कि कोई ध्यान देने योग्य रेखाएं या निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। ये स्पष्ट था उसने या तो अंदर कुछ भी नहीं पहना था या थॉर्न जैसी न्यूनतम चीज पहनी हुई थी। वह ऊंची एड़ी के सैंडल में जोर से नाच रही थी, अपनी ऊर्जा और आकर्षण से लाइव दर्शकों को पूरी। अध्याय 25 पड़ोसी ट्यूटर मां का जोशीला नृत्य। चित्र ये सही है। हालांकि सौतेली मां एक पूर्णकालिक देखभाल करता थी जो उसका समर्थन करने के लिए घर पर रहती थी, फिर भी उसकी अपनी आय का स्रोत भी था। वह ग्राहकों के लिए मूल कलाकृतियां बनाकर ऑनलाइन फ्रीलांस कमीशन लेती थी। जो एक शौक के तौर पर शुरू हुआ था वह एक काफी लाभदायक साइड गिग में बदल गया था। जब वह अपने काम में व्यस्त हो जाती तो काओ शाओयान उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सोफे पर थोड़ी देर शॉर्ट वीडियो देखने के बाद उसने लिविंग रूम की लाइटें बंद कर दी और अपने बेडरूम की ओर चला गया। अभी स्नानागार से लौटा था और उस दिन पहले ही कई बार नहा चुका था। उसने बिस्तर पर जाने से पहले की अपनी सामान्य धुलाई छोड़ दी। उसने कपड़े उतारे, बिस्तर पर चला गया और वीचैट पर अपने संदेशों की जांच करने के लिए अपना फोन उठाया। निश्चित रूप से चाची एनयू वेई ने उसे पहले ही कई संदेश भेज दिए थे। सबसे पहले स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज की तस्वीर थी। उसके बाद भोजन के बगल में पोज देती हुई उसकी एक सेल्फी थी। तस्वीरों के नीचे कुछ संदेश थे। नाइट रेन जेंटल चिल। धन्यवाद शाओयान, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे लिए यह प्यारा दिन तैयार करने के लिए। तुम बहुत विचारशील हो। नाइट रेन जेंटल चिल। चाची तुम्हें प्यार करती हैं। छवि संलग्न। नाइट रेन जेंटल चिल। लेकिन तुम जाने से पहले मुझे क्यों नहीं जगाया? नाइट रेन जेंटल चिल। की दावत मेरे अकेले खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगी कि अगली बार तुम मेरे साथ रहो। नाइट रेन जेंटल चिल। इस पोशाक के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? छवियां संलग्न। जब शाओयान ने तस्वीरें खोली और जूम किया तो उसकी सांसें समेटना तेज हो गईं। पहली छवि में एक घुमावदार आकृति पर एक नौकरानी की पोशाक थी। दूसरी छवि में प्यारे बिल्ली के कान वाले हेडबैंड और एक कुंडलित बिल्ली की पूंछ का एक्सेसरी था। आमतौर पर शाओयान इतना परेशान नहीं होता, लेकिन चाची एन उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी।
नौकरानी की पोशाक की उत्तेजना चंचल एक्सेसरी से कहीं ज्यादा थी। तथाकथित नौकरानी की पोशाक मुश्किल से ही योग्य थी। यह इतनी छोटी थी कि कामुक कपड़ों की श्रेणी में आती थी। शाओयांग को आश्चर्य हुआ कि ऐसा डिजाइन मॉडरेशन में कैसे पास हो गया। पोशाक केवल रणनीतिक रूप से रखे गए कपड़े के टुकड़ों तक सीमित थी, जिसमें प्यारे ट्रिम ही एकमात्र ऐसी चीज लग रही थी जो इसे एक साथ रखे हुए थी। नाइट रेंज जेंटल चिल, क्या तुम्हें नौकरानी की पोशाक अच्छी लगती है? चाची ने अभी इसे ऑर्डर किया है। अगली बार जब तुम डिनर के लिए आओगे मैं इसे तुम्हारे लिए पहनूंगी। नाइट रेंज जेंटल चिल, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, दुकान में चाची के लिए पर्याप्त बड़े साइज नहीं है, इसलिए मुझे सबसे बड़ा वाला लेना पड़ा जो उनके पास था। मुझे यकीन नहीं है कि यह फिट होगा या नहीं। एक और सेल्फी संलग्न थी, ये और भी उत्तेजक थी, जिसमें उसके हाथ रणनीतिक रूप से उसके ऊपरी शरीर को ढके हुए थे। यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो शाओयांग तुरंत उसकी तरफ उड़ जाता। उसने चाची एन को इतना चंचल और साहसी होने की उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में एक प्रमाणित विशेषज्ञ थी, हालांकि उसके निष्पादन में कुछ सुधार की आवश्यकता थी। फिर भी यह चंचल अजीबोगरीब उसका आकर्षण का हिस्सा था। हर कोई ऐसी साहसिक चालों में महारत हासिल नहीं कर सकता था। नाइट रेंज जेंटल चिल, मैं बहुत भरा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पहले थका दिया। आज रात कोई शरारती बातें नहीं, मुझे ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। अगली बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। नाइट रेंज जेंटल चिल, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम व्यस्त हो। चाची अब और जाग नहीं सकती। पहले ही शुभ रात्रि मेरे प्यारे। दिल दिल। उसके संदेशों को देखकर शाओयांग को पछतावा हुआ। यह बहुत अफसोस की बात थी, वह इस प्रस्थान और बोर्ड पर चढ़ने का मौका चूक गया था। हालांकि वह जानता था कि चाची शायद सो गई होंगी, फिर भी उसने अपनी चेक बंद करने से पहले एक शुभ रात्रि इमोजी के साथ जवाब दिया। फिर उसने एक और बातचीत खोली। ब्लूमिंग वेल तक, क्या तुम सुरक्षित घर पहुंच गए शाओयांग? जब तुम घर पहुंचो तो चाची को बताना। वे वुड द ग्रेट, चाची यू के लिए चुंबन। मैं घर पर हूं और अभी खाना खत्म किया है। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। चाची यूना ने शायद अपना फोन एक तरफ रख दिया था और काम पर वापस चली गई थी। हालांकि दोनों चाची चेक करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, शाओयांग को निराशा नहीं हुई। उसने फिर से टिकटॉक खोला और शॉर्ट वीडियो देखने लगा। जैसे ही वह स्क्रॉल कर रहा था, उसकी स्क्रीन पर एक लाइव स्ट्रीम दिखाई दी। वह लगभग उसे स्वाइप करके निकल जाता, लेकिन अनायास ही वापस जाकर फिर से देखने लगा। करीब से देखने पर उसका अनुमान सही था। लाइव स्ट्रीमर कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ट्यूटर माथी, जिसे उसने उसी शाम पहले फॉलो किया था। उसने लाइव स्ट्रीम में टैप किया। स्क्रीन पर वह संगीत की ताल पर नृत्य कर रही थी, एक उच्च ऊर्जा वाली कोरियोग्राफ की गई दिनचर्या का प्रदर्शन कर रही थी। उसकी स्ट्रैपलेस सफेद टॉप ने उसके प्रभावशाली कर्व्स को उजागर किया, जिसमें उसकी प्रमुख दरार एक स्ट्राइकिंग छाप छोड़ रही थी। उसने इसे तन फिटिंग वाली डेनिम जींस के साथ जोड़ा। इतनी तन कि उन्हें पहनना एक संघर्ष रहा होगा। जींस ने उसके लंबे पतले पैरों और सुडौल कूल्हों को बढ़ाया। उसकी त्वचा से इतनी कसकर चिपकी हुई थी कि कोई ध्यान देने योग्य रेखाएं या निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। ये स्पष्ट था, वह या तो कुछ भी नहीं पहने हुए थी या एक थॉर्न जितनी कम से कम कुछ पहने हुए थी। वह ऊंची एड़ी वाले सैंडल में जोशीले ढंग से नृत्य कर रही थी, अपनी ऊर्जा और आकर्षण से लाइव दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रही थी। अध्याय 26, शिनचुन जियो रोती है। लाइव स्ट्रीम में सिर्फ 200 से ज्यादा दर्शकों का मामूली दर्शक वर्ग था, शायद इसलिए कि यह अभी शुरू हुई थी। आमतौर पर नृत्य लाइव स्ट्रीम बड़ी भीड़ को आकर्षित करती है, खासकर यदि मेजबान आकर्षक हो, उसकी आकृति अच्छी हो और आकर्षक चालें चलती हो। ऐसी धाराएं उत्सुक दर्शकों के लिए चुंबक होती हैं, इसलिए केवल 200 दर्शक होना दैनीय लग रहा था। हालांकि यह कुछ दर्जन दर्शकों वाली धाराओं से बेहतर था। यह संख्या नृत्य श्रेणी के लिए प्रभावी थी। काओ शाओयांग मेजबान को वास्तविक जीवन में जानता था। उसका रूप एक मामूली बगल वाली लड़की के प्रकार का था, लेकिन लाइव स्ट्रीम के सौंदर्य फिल्टर के साथ उसकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति काफी बढ़ गई थी और उसकी सुडौल आकृति निस्संदेह आकर्षक थी। उसका स्ट्रीमिंग उपनाम मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क निश्चित रूप से उसकी संपत्तियों में उसके आत्मविश्वास का संकेत देता था। एक ऊर्जावान नृत्य दिनचर्या समाप्त करने के बाद मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क कैमरे की ओर झुक गई। उसका हाथ शर्माते हुए उसकी छाती को ढंक रहा था। हल्के से हाँफते हुए उसने दर्शकों का अभिवादन किया। सभी का स्वागत है, यह मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो कृपया मुझे फॉलो करें, कुछ दिल भेजें, या यदि आपको लगता है कि मेरा नृत्य अच्छा था तो एक छोटा सा उपहार भेजकर अपना प्यार दिखाएं। उसने चंचल ढंग से जोड़ा, छोटे दिल और लोकप्रियता वोट सच्चे प्यार हैं। एक गर्म हवा का गुब्बारा आपको एक नृत्य का अनुरोध करने देता है, एक रॉकेट आपको मेरा वी चेक कमाता है, और एक निजी चेक का मतलब है कि मैं लॉग ऑफ करूंगी और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। उपहारों के लिए उसके चीकी अनुरोध ने तुरंत चेक में जान डाल दी। हालांकि दर्शक कम थे, आभासी उपहारों का प्रवाह तेजी से शुरू हो गया। प्रशंसकों की उत्पादकता प्रभावशाली थी। काओ शाओयांग ने चेक पर नजर डाली, जो स्ट्रीमर की सुंदरता और उसके नृत्य कौशल की प्रशंसा करने वाली टिप्पणियों से भरी हुई थी। एक सिक्के से लेकर 10 सिक्कों तक के उपहार लगातार आ रहे थे। हालांकि उत्साह केवल तब तक रहा जब तक मेजबान कैमरे के पास रहा टिप्पणियों को पढ़ रहा था। जब उसने दर्शकों से चेक करने के लिए ब्रेक लिया तो उपहारों का प्रवाह धीमा हो गया। शुरुआत में काओ शाओयांग केवल जिज्ञासावश ही आना चाहता था। आखिरकार उसे वह एक मामूली आकर्षक पड़ोसी के रूप में याद थी। लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, उसकी आकृति ने उसका ध्यान खींचा और चाची एनयूवे की उत्तेजक तस्वीरों से पहले से भड़के हुए मूड को फिर से जगा दिया। उसका आकर्षण पड़ोसी ट्यूटर मां होने के बोनस के साथ मिलकर उसकी रुचि को बढ़ा दिया। अपने पुनर्जन्म के बाद से काओ शाओयांग ने अपने सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता नाम वे वुड द ग्रेट में बदल दिए थे। उसने उपहार मेनू पर क्लिक किया। अचानक स्ट्रीम एक विशेष प्रभाव के साथ फट गई। एक रॉकेट लॉन्च एनिमेशन ने स्क्रीन को भर दिया। आभासी रॉकेट ऊपर की ओर चढ़ा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे पूरे लाइव स्ट्रीम रूम में रोशनी फैल गई। कुछ देर की स्तब्ध चुप्पी के बाद चैट में हंगामा मच गया। होस्ट को अभी एक रॉकेट उपहार मिला, तुम उड़ने वाले हो, जैसे संदेश स्क्रीन पर भर गए। साथ ही ईर्ष्यालु दर्शकों की कभी कभी खट्टी टिप्पणी भी। मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। शिनचुन जियो को अपनी स्ट्रीमिंग के पहले ही दिन ऐसी भव्य हाव की उम्मीद नहीं थी। उपहारों के लिए अनुरोध वे वाक्यांश थे जो उसने अन्य स्ट्रीमर्स को देखकर उठाए थे, और जबकि उसने एक बड़े खर्च करने वाले से रॉकेट भेजने की उम्मीद की थी, उसने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा इतनी जल्दी होगा। जब वह अभी भी उत्साह से कांप रही थी, स्ट्रीम के दर्शक गणना तेजी से चढ़ गई, क्योंकि अधिक उपयोगकर्ता रॉकेट प्रभाव से ट्रिगर किए गए बोनस उपहारों का पीछा करने के लिए शामिल हो गए। पक्ष प्रायोजन के लिए भीख मांगने वाले टिप्पणियों के उग्र प्रभाव को अनदेखा करते हुए काओ शाओयांग के रॉकेट ने चेक में अपना उपयोगकर्ता नाम प्रमुखता से दिखाया। उसने एक संदेश टाइप किया, वे वुड द ग्रेट, एक रॉकेट आपका वी चेक दिलाता है और एक निजी जेट आपको ऑफलाइन मुलाकात के लिए ले जाता है। क्या ये प्रस्ताव वास्तविक है? अपने परोपकारी का संदेश देखकर शिनचुन जियो तेजी से अपने सदमे से बाहर निकल आई। वह अपने बड़े खर्च करने वाले को अनदेखा नहीं कर सकती थी, यह उसकी रोटी और मक्खन था। उसने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद वे वुड द ग्रेट रॉकेट उपहार के लिए। मैं आपको अभी अपना वी चेक डीएम करूंगी, कृपया मुझे जोड़ें। जहां तक निजी जेट की बात है, हालांकि यह मेरी पहली स्ट्रीम है और मैंने वह लाइन अन्य स्ट्रीमर से उधार ली थी, मैं हमेशा अपना वचन रखती हूं। एक निजी जेट और स्ट्रीमर तुरंत लॉग ऑफ करता है। डायरेक्ट मैसेज फीचर का उपयोग करते हुए स्ट्रीमर मिल्क काउ डजंट ड्रिंक मिल्क ने अपने शीर्ष समर्थक को अपनी वी चेट आईडी भेजी। अपनी तरफ से काओ शाओयांग को संदेश मिला। उसने टिकटॉक को बैकग्राउंड में स्विच किया, वी चेट खोला और एक मित्र अनुरोध भेजा। अनुरोध लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया गया। स्ट्रीमर ने पहले संदेश भेजा, क्या ये वे वुड द ग्रेट है? सच तो यह है कि जब उसने अनुरोध को मंजूरी दी तो